कल हमने ये विकल्प एंड अध्ययन बिंदु में विकल्प वाला पार्ट शुरू से शुरू किया था, तो उसके पहले 4 पेजेस जो थे, 4-5 पेजेस वो कवर हो गए थे। आज हम ये इतने तक हो गया था, ये चार अवस्थाएं, 4 पद वाली हमने स्लाइड भी देख ली थी। ये बार बार आया करेगी आगे, तो एक ही बारी में बिल्कुल स्पष्ट हो जाए ऐसा नहीं होगा। एक बारी में हमें सिर्फ शब्द से थोड़ी फेमिलियरिटी होगी, थोड़ा हमने पिक्टोरियली उसको देख भी लिया, और आगे भी जब बातें आएंगी दोबारा से उनको रिफ्रेश करते रहेंगे, और धीरे धीरे हमें स्थिर होगा कि इसको क्या क्या रहे हैं, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद। इसी तरह से ये करते हुए हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अभी यहाँ से आज करना है। शरण भैया कह रहे थे शायद वो थोड़ा देर से जुड़ पाएंगे, तो हम शुरू कर देते हैं। बताइए कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ देता हूँ जी। पढ़िए। विकल्प मैं वैसे जुड़ गया हूँ भैया। नमस्ते। नमस्ते जी। स्वागत है भैया, स्वागत है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल। विकल्प का स्वरूप कार्य व्यवहार रूप में। पॉइंट 16, विकास क्रम में पदार्थ अवस्था एवं प्राण अवस्था है। पदार्थ अवस्था धरती में संपूर्ण प्रकार से खनिजों से संपन्न होने के उपरांत। प्राण अवस्था सभी प्रकार के वन, बड़े छोटे जंगल, अनेक प्रकार के वनस्पतियों से संपन्न होना पाया जाता है। वह खनिजों के संतुलन में मौसम संतुलित रहना, यह भी समझ में आया। साथ में यह भी समझ में आया कि मानव जागृति क्रम में जीव चेतनावश जीता हुआ समुदाय परंपराओं में मानव ही पशु मानव, राक्षस मानव के रूप में छल कपट, दंभ, पाखंड, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, साम दाम, दंड, भेद रूपी कुछ दिस इज डिफिकल्ट, कुचक्रवश संपूर्ण प्रकार के अपराध करना वैध मानकर जीना होता रहा, जिससे धरती बीमार हो गई। खनिज कोयला, खनिज तेल और विकरणीय धातुओं को धरती में से अपहरण करना धरती के साथ अपराध स्पष्ट है। इस क्रम में धरती बीमार हो गई और मानव के रहने लायक बचेगी कि नहीं, यह प्रश्न चिन्ह लग गया। इसके विकल्प में प्रवाह बल से ऊर्जा प्राप्त करने का सुझाव है। सौर ऊर्जा संबंधी उपकरणों को सस्ता बनाने के लिए हवा तरंग को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए सुझाव है। यह राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत सोचने के लिए मुद्दा सुझाया गया। 17, जीव चेतना का प्रमाण धरती पर सभी संविधानों में गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना के स्वरूप में देखने को मिला। इसे वैध माना। शिक्षा में लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्माद कार्य व्यवहार के लिए प्रोत्साहन देना। सभी प्रकार के प्रचार माध्यम भय और प्रलोभन के अर्थ में कार्यरत हैं। यही मानव जाति की हैसियत है, ऐसा मुझे समझ में आया। 18, उक्त कारणों से उनमें विकल्प प्रस्तुत करने की स्वीकृति हुई जो सह अस्तित्ववादी विधि से आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र प्रस्तुत हैं, जिसमें जीवन मूल्य, सुख शांति संतोष आनंद, मानव लक्ष्य रूपी समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज परंपरा के 10 सोपनीय व्यवस्था विधि से सफल होने का संभावना प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है। 19, मानवीय मूल्य, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा एवं मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, वर्तमान में विश्वास चारों अवस्थाओं के साथ,
वर्तमान होना प्रस्तावित है। मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, सहज प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है। यही सह अस्तित्व है। स्थापित मूल्य, परस्पर संबंधों की पहचान, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह होना ही संस्कृति, नित्य उत्सव, सहज वैभव, अखंड समाज सूत्र व्याख्या, सहज प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है। शिष्ट मूल्यों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान, अर्पण समर्पण, क्रियाकलाप रूप में नित्य उत्सव होना ही मानव चेतना सहज वैभव है। यह भी प्रस्तावित है। मानव चेतना ही व्यवहार में मानवत्व है, आचरण में नियम है। 20 मानवत्व समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूप में प्रमाण वर्तमान उत्सव है। मानव चेतना सहज ज्ञान, विवेक, विज्ञान, सम्मत सोच विचार, योजना, कार्य योजना, व्यवहार, फल प्रमाण, विज्ञान, विवेक, ज्ञान सम्मत होना ही नित्य समाधान उत्सव, यही मानव चेतना सहज वैभव है। मानव चेतना सहज वैभव ही मानवत्व है। ज्ञान सहअस्तित्व रूपी, यानी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, विवेक में जीवन सहज अमृतत्व, सहज शरीर सहज नश्वरत्व, व्यवहार सहज नियम, मानवीयतापूर्ण आचरण, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार, संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग व सुरक्षा, विज्ञान कला क्रिया निर्णयवादी ज्ञान, क्रिया का अवधि बराबर काल, क्रिया नित्य वर्तमान, सहअस्तित्व में संपूर्ण प्रकृति क्रिया स्वरूप में वर्तमान क्रिया, यानी श्रम गति परिणाम, परिणाम का अमृतत्व, गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन, श्रम का विज्ञान श्रम का विश्राम, मानव चेतना संपन्न परंपरा, अखंड समाज सूत्र व्याख्या और सार्वभौम व्याख्या व्यवस्था, सहज सूत्र व्याख्या बराबर अभ्युदय, ऐषणा प्रवृत्ति में पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा, गति का गंतव्य, देव चेतना, दिव्य चेतना, सहज वैभव रूप में उपकार प्रवृत्ति, सर्व शुभ रूप में, यह सब अध्ययन गम्य एवं जीवन मानव में से के लिए। रुक जाते हैं भैया, थैंक यू। मानव में से के लिए। शरण भैया, आपके आने से पहले रजत भाई का सुझाव था, मुझे मालूम नहीं कि आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए। नहीं, जैसे हम एक दो पेज लगातार पढ़ लेते हैं, जैसे हमने पढ़े, तो उसके बाद में जब हम चर्चा को सिर्फ इनवाइट करते हैं कि मुद्दे रखें, तो कई बारी ना वो कुछ चीजें रह जाती हैं। तो एक बार हम पढ़ लें, लेकिन उसके बाद में हर लाइन को थोड़ा सा मतलब उस पे दोबारा से ना छोटा छोटा पार्ट में पढ़ते हुए कवर करते चलें। तो एक बार आज ऐसा करके देखते हैं। ठीक है जी। तो वापिस आ गया मैं शुरू पे, तो आप चलाएं भैया। विकास क्रम में पदार्थ अवस्था एवं प्राण अवस्था है। पदार्थ अवस्था धरती में संपूर्ण प्रकार के खनिजों से संपन्न होने के उपरांत प्राण अवस्था। तो जैसे विकास क्रम जब कहा जा रहा है, तो जो कुछ भी धरती पर जो अवस्थाओं का उदय है उसको कहा जा रहा है। तो उसमें देखेंगे तो जब भी ये धरती ठंडी हुई होगी या जमी होगी, जैसे भी मतलब जो भी उसका कारण रहा होगा, तो धरती तो उबड़ खाबड़ थी, गड्ढे थे, पहाड़ थे, ऊंचे थे, इस तरह से।
फिर उसमें जो पहली घटना हुई उसमें ये हुआ कि पदार्थ अवस्था के बाद कि पानी बना, पानी बनने से जो बादल बना, फिर बरसात हुआ, बरसात होने से फिर जो गड्ढों में पानी जम गया, उस गड्ढों में पानी जमने के कारण जो पानी और परमाणु का जो आपस में क्रिया हुआ, उसके कारण जो है वो कोशिका बनी और वहां से फिर प्राणावस्था ऐसा शुरू हुआ। इसको यहाँ कह रहे हैं कि पदार्थावस्था का मतलब धरती में संपूर्ण प्रकार से खनिजों के संपन्न होने हुआ। उसके उपरांत मतलब जो भी 118 120 तरह के परमाणु की बात होती है, वो होने के बाद सभी प्रकार के वन, बड़े छोटे जंगल, अनेक प्रकार के वनस्पतियों से संपन्न होना पाया जाता है। वन खनिजों के संतुलन में मौसम संतुलित रहना, यह भी समझ में आया। यहाँ तक इसमें ठीक तो लग रहा कुछ है ना भैया? रजत हाँ भाई, बाकी ठीक। लोग भी इतना तो क्लियर ही है, पहले भी बात जी हुई है। जी तो नमस्ते भैया, मुझे थोड़ा सा एक चीज समझनी थी कि जब मटेरियल वर्ल्ड आपस में जुड़ रहा था, मतलब बजाय जब तक पानी नहीं बना था, तब तक जो मटेरियल वर्ल्ड है वो कैसे जुड़ता चला गया होगा? मतलब जैसे अभी हम प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये भी मेरे ध्यान में आ रहा है कि वो कैसे जुड़ रहा है। अभी जो प्लैनेट्स हैं जिनमें पानी नहीं है, तो वो कैसे जुड़े हुए होंगे? मतलब ऐसा कुछ। पदार्थ अवस्था का स्वभाव जब देखेंगे ना, तो पदार्थ अवस्था का स्वभाव है संगठन विघटन, और धर्म तो अस्तित्व है ही है, लेकिन स्वभाव संगठन और विघटन है। तो पहचानना, निर्वाह करना जो उसमें क्रिया होती है, उससे वो अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार उसमें संगठन विघटन होता रहता है। तो वो स्वभाव के कारण ही वो बंधे हुए हैं। जैसे अब लोहे के अणु आपस में बंधे हुए हैं, तो वहां पानी की आवश्यकता तो नहीं है ना। एल्यूमिनियम के अणु आपस में बंधे हुए हैं, तो वहां भी पानी की आवश्यकता नहीं है। ठीक तो ठीक ठीक, हाँ अब पत्थर, ध्यान में आया। ठीक है, हाँ भैया, अभी ध्यान में आया। तो उचित ताप दाब, हाँ, जो भी ताप दाब या जो कुछ भी रहा होगा, उसके कारण संगठन संगठन विघटन के लिए कोई कारक भी चाहिए ना। तो ताप है, दाब है, जो कुछ भी इस तरह से जो कारक है, उसके कारण जो उसमें संगठन विघटन होता है, वो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण वो हो जाता है। ठीक है भैया, थैंक यू। भैया, जो ये मटेरियल वर्ल्ड से जो पहला सेल बनता है, प्राण कोशा, वो कैसे होता है? मतलब पानी और वो तो पढ़ा था मैंने कि मॉइस्चर, हीट, इस सब से मिलके, बट एक लिविंग सेल कैसे बनता है? मतलब ब्रीदिंग कैसे शुरू होता है? ये तो कर्म दर्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें आया है, लेकिन जैसा विज्ञान में है वैसा ही कहा गया है कि जब ये धरती का पहला रसायन बन गया पानी, तो पानी एक ऐसा रसायन बना जो कि मतलब विभिन्न परमाणुओं के साथ इसका जो एक इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन में स्वभाववश, चूंकि पानी भी पदार्थ अवस्था ही है, तो स्वभाववश जो इनमें संगठन की अ, एक जो क्रिया हुई, उसमें जो चूंकि पानी रसायन भी है, तो इसमें जो रासायनिक ऊर्मी हुआ, उसके कारण जो एमिनो एसिड्स, और जिसको दर्शन में प्राण तत्व और पुष्टि तत्व और रचना तत्व कहा गया, आगे पढ़ेंगे, तो वो बने। उनके कारण पुष्टि तत्व यानी प्रोटीन बने, रचना तत्व यानी जो डीएनए वगैरह बने। उसके कारण फिर आगे की रचनाएं, उसमें जो कोडिंग हुआ, उससे आगे की रचनाएं होती गई। ये पूरा का पूरा पहचानना निर्वाह करना जो एक क्रिया है, जो नियम है, उसके कारण ही हुआ। और संगठन विघटन जो स्वभाव है पदार्थावस्था का, उसके कारण हुआ। ये रासायनिक उर्मी क्या होती है? रासायनिक उर्मी हमें लगता है इसके पहले भी जीवन विद्या के परिचय में भी आया था। तो एक उत्सव को बोलते हैं कि मतलब रसायन जो है, वो रसायनों का आपस में मिल करके कुछ बन जाना, और उससे उत्सवित होकर के फिर अगला भी रसायन के लिए अगले रसायन के लिए। जैसे वनस्पतियां आप देखेंगे तो कितनी सारी तरह की वनस्पतियां बनती चली गई, नहीं तो एक ही तरह की बनी होती। लेकिन जो रसायनों के बनने से जो एक वनस्पतियां बनी, रसायनों का आपस में संगठन और पहचानना निर्वाह करना क्रिया के कारण, तो उससे फिर अगली रचना के लिए उर्मी पैदा होती चली गई, उत्सव होता गया और रचनाएं बनती चली गई। उसी को यहाँ लिख रहे हैं कि सभी प्रकार के वन, बड़े छोटे जंगल, अनेक प्रकार की वनस्पतियों से संपन्न होना पाया जाता है। तो एक एल्गी से शुरू होकर के और पूरा इतना बड़ा वनस्पति का संसार खड़ा हो गया।
जी भैया, धन्यवाद। वैसे इसका डिटेल कर्म दर्शन में आएगा। मैं कल भी बोला था कि मार्केटिंग करता चलूंगा पुस्तकों का। भले 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 बेचना नहीं है। सही है भैया, सही है। जी ये जो शरण भैया ने बताया, इसी को भी हमने जो पहले देखा था ना, ये जो विकास क्रम विकास है, एक्चुअल में यही इसी का ही इलेबोरेशन है ये भैया, ऐसा भी कह सकते हैं ना, कि पहले जी सिर्फ पदार्थ था, है ना, फिर पदार्थ से कोशिकाएं बनी, फिर जैसे शरण भैया बता रहे हैं पहले सिंपल टाइप की कोशिकाएं बनी, फिर उससे कॉम्प्लिकेटेड बनी, है ना, फिर बहुत तरह की वनस्पति जो है वो तैयार हुई, इस तरह से करके, तो इसी को विकास क्रम विकास कह रहे हैं। यहाँ तक अभी विकास क्रम विकास तक अभी जीवन वाला पार्ट नहीं है, जीवन वाला पार्ट अगले सेंटेंस में, जागृति क्रम जागृति में। तो विकास क्रम विकास में सिर्फ परमाणु के स्तर पर पदार्थावस्था और प्राणावस्था की बात। इसी को विकास क्रम विकास को ही यहाँ पर प्राण पद भी कहा गया, है ना, कि कार्बन था, वो कार्बन ही फिर धीरे धीरे करके प्लांट्स में आया, शरीर में आया, पशु शरीर, मानव शरीर में, ये वापस जाके फिर से पदार्थ अवस्था हो जाता है जब पौधा मर जाए, पशु मर जाए, मानव मर जाए शरीर, तो सारी फिर से वापस, तो ये प्राण पद में इसका विकास, आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे आना, ये चलता है। जी बढ़िया। अब आगे वाला जो मामला आया वहीं पर जो है वो मतलब फिर हम लोगों का ध्यान जाने की बात है कि मानव जागृति क्रम में जीव चेतनावश जीता हुआ समुदाय परंपराओं में मानव ही पशु मानव राक्षस मानव, समुदाय परंपरा मतलब अपना पराया के भेद के साथ जो परंपरा रहती है उसको समुदाय परंपरा कहते हैं। ये मेरे हैं और ये अपने हैं, यहाँ तक केवल जो परंपरा है। जैसे आप देखेंगे कि कल भी शायद चर्चा हुआ था कि जब वो जंगल युग रहा है, अच्छा आप कहने हुआ था, इतने वो नेपाल के क्लास में हुआ था। जंगल युग था तो जंगल युग में जंगली जानवरों से भय था, तो जंगली जानवरों से भय में क्या होता था कि जो जंगली जानवरों को मार देता था, खूंखार से खूंखार, उस समय हथियार भी नहीं थे ना, पत्थरों-वत्थरों से मारना रहता था, तो जो मार देता था उसको सरदार मान लेते थे और फिर कबीले का सरदार हो जाता था। तो फिर वो अपना, तो अब वो कबीला अपना हो गया, मतलब अपना परिवार और अपने कबीले के लोग। फिर क्या हुआ, अब दूसरे कबीले वाले भी होते थे, तीसरे वाले भी होते थे। फिर कबीलों का आपस में भी संघर्ष हुआ, एक दूसरे की फसलें और एक दूसरे के जानवर जो पालतू थे उनको ले लेना। फिर उसके कारण जो हुआ तो उसमें जो कबीले के सरदार ने अगले कबीले के सरदार को मार दिया, तो फिर आगे चल के वो राजा कहा जाने लगा। तो ये सब जो हम लोग अपना पराया से युक्त, अपना पराया की भावना के साथ जो परंपरा चली, उसी को पशु मानव राक्षस मानव के रूप में हम कह रहे हैं। इसमें छल कपट दंभ पाखंड द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध साम दाम दंड भेद रूपी कुचक्रवश संपूर्ण प्रकार के अपराध करना वैध मानकर जीना होता रहा, जिससे धरती बीमार हो गई। जैसे अपने राज्य के अंदर अगर किसी ने किसी की हत्या कर दिया तो उसको फिर सजा होती थी, लेकिन अगर उसने दूसरे राज्य के किसी को मार दिया तो उसको इनाम मिलता था। आज भी होता है, आज भी वही चल रहा है ना। अपने देश के अंदर अगर किसी ने किसी को मारा तो फिर उसको सजा है, लेकिन सीमा पर मार दिया दूसरे देश वाले को, सैनिक को, तो फिर मेडल मिलता है। तो ये सब चीजें जो ये भेद पूरा का पूरा हुआ, ये अभी भी चल ही रहा है। तो चूंकि ये सब नासमझी के कारण है, और तो ये जो कुचक्र चला, इसके कारण संपूर्ण अपराध को वैध मान लिया गया, मतलब वैलिड मान लिया गया, जिसके कारण धरती बीमार हो गई। क्यों बीमार हो गई? क्योंकि खनिज कोयला, खनिज तेल, विकिरणीय धातुओं को धरती में से निकाल लिया गया। अपहरण करना मतलब, अपहरण का मतलब ये हुआ कि जितना हमको जरूरत थी और जितने वो नीचे, जैसे अजय भैया बोलते हैं कि मच्छर संस्कृति की, हम लोग अपना डंक नीचे घुसाए और खींच लिया। अब ये भी पता नहीं कितना खींचना है, उस खींचने से क्या होगा। तो ये जो नीचे से निकाल निकाल के हम चीजों को यूज करते रहे, इससे धरती बीमार हो गई। ये धरती के साथ अपराध हुआ, मतलब ऊपर जो मानव के साथ अपराध को वैध मान लिया गया, ये सब रूप में छल कपट दंग पाखंड द्रोह है, सारी चीजों के रूप में। और फिर खनिज कोयला, खनिज तेल, विकिरणीय धातुओं को जो अपहरण कर लिया, और धरती के साथ भी अपराध हुआ, और वो भी बाकायदे वैध ही माना गया है, मतलब सरकारें ही खोद के निकालती है।
आम आदमी तो खोद के निकाल नहीं सकता, फिर अवैध माना जाएगा वो। इस क्रम में धरती बीमार हो गई और मानव के रहने लायक बचेगी कि नहीं, यह प्रश्न चिन्ह लग गया, आज भी लगा ही हुआ है। इसके विकल्प में फिर बोल रहे हैं कि प्रवाह बल, जो प्रवाह बल है, मतलब प्रपात ऊर्जा है, जिससे जो ऊपर से नीचे की तरफ पानी के बहने का एक स्वभाव है। पानी ऊपर से नीचे ही बहता है, तो पानी से ऊपर से नीचे जो बहता है, तो उसके बहने को ही जो जो ऊर्जा है उसका उपयोग करके बिजली बनाना या सौर ऊर्जा के संबंधी उपकरणों को और सस्ता करना, जिससे कि आम जन तक आ जाए, फिर विंड एनर्जी को यूज करके, तो वो सब हो ही रहा है। मतलब बाबा जी बोल रहे हैं कि इसको और ज्यादा होना चाहिए, और जो खनिज तेल और कोयला और इस सब चीजों को जला के बन रही है वो ये विद्युत वगैरह, उसको कम करना चाहिए और इनको राष्ट्रीय योजना में शामिल करना चाहिए। जी बहुत बढ़िया जी। अब उसी बात को नीचे भी, जीव चेतना का प्रमाण जो है वो धरती पर संविधान, पूरी दुनिया के संविधान में है, गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना। किसी ने किसी को मार दिया तो सब सरकार और सारे कानून व्यवस्था सब मिलकर उसको मार दें इसी को अपराध से अपराध को रोकने की बात कही जा रही है। तो चूंकि समझ परंपरा, जो जिसको समझदारी जिम्मेदारी की परंपरा है, उसको अभी तक स्वीकारा नहीं गया है, इसलिए अभी तक ये चल ही रहा है कि गलती को गलती से रोका जाए, अपराध को अपराध से रोका जाए, युद्ध को युद्ध से रोका जाए। इसी को वैध माना जाता है। जैसे आज भी दो देशों के बीच में कोई तनाव चल रहा है तो उसमें नागरिकों का सुझाव आता है, ये क्या रोज रोज का चिक चिक लगा है, हमला कर दो, खत्म करो, बवाल खत्म करो। लेकिन कोई भी युद्ध दुनिया में हुए हैं तो युद्ध के मैदान में उनका रिजल्ट आया नहीं है, वो बाद में टेबल पर ही बैठ कर रिजल्ट आता है। लेकिन पहले टेबल पे बैठने की योग्यता हमारी बनती नहीं है, तो हम कुछ लड़ भिड़ के, कुछ जन धन की हानि करके फिर टेबल पे बैठते हैं। और जो 3 उन्माद हैं वो शिक्षा में शामिल ही हैं, और इन्हीं को प्रचार करने के लिए सारे जो 400-500 चैनल है, लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद को, इसी को प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी ये समीक्षा की बात कर रहे हैं बाबा जी, पूरा जो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे आएगा कि इसका विकल्प क्या है। तो उक्त कारणों में से उनके विकल्प प्रस्तुत करने की स्वीकृति हुई, जो कि सह-अस्तित्ववादी विधि से आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, जो 3 चीजें हैं ना, लाभोन्मादी, भोगोन्मादी, कामोन्मादी, उस 3 का विकल्प क्या होगा? तो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र का विकल्प होगा आवर्तनशील अर्थशास्त्र, भोगोन्मादी जो समाजशास्त्र है उसका विकल्प व्यवहारवादी समाजशास्त्र होगा, और जो कामोन्मादी मनोविज्ञान है उसका विकल्प मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान होगा, जो कि प्रस्तुत हो चुका है शास्त्र के रूप में, सभी जनमानस के समक्ष आ चुका है। अब इसमें जीवन मूल्य, सुख शांति संतोष आनंद, मानव लक्ष्य रूपी समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, ये परंपरा में जो है वो 10 सोपानी व्यवस्था जो एक कही गई है, 10 सोपानी व्यवस्था शब्द शायद पहली बार आया होगा, या जीवन विद्या एक परिचय में तो नहीं आया था ना भैया? आया था लेकिन चर्चा नहीं हुई थी शायद। तो ये जो सारा कुछ है, मतलब जीवन मूल्य को पाना, सुख शांति संतोष आनंद, ये हर मानव को, जो कि जीवन है, शरीर को चलाता है, तो इसको पाना ही चाहता है। और जो मानव लक्ष्य है, समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, उसके लिए भी हम सभी प्यासे है ही हैं, वो पा करके फिर ऐसे मानवों के द्वारा जो 10 सोपानी व्यवस्था है, 10 सोपानी व्यवस्था का पूरा चार्ट है, मतलब परिवार सभा से लेकर के और विश्व परिवार सभा तक, वो अगर होता है तो सफल होने के, एक धरती के लिए वो डिजाइन है, परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक का एक धरती के लिए एक डिजाइन है, और फिर उसको सफल होने के लिए जो है ये जो अभी ये सह-अस्तित्ववादी मध्यस्थ दर्शन जो है ये प्रस्तावित है। भैया आप भी जोड़ते जाइएगा। हाँ नहीं ठीक है भैया, बढ़िया से चल ही रहा है। तो ये कौन सी किताब में आएगा 10 सोपानी व्यवस्था? इसका डिटेल हाँ किताब में तो आ जाएगा, लेकिन अभी भैया 5 मिनट में अगर इसको रखना हो तो इसमें रख दीजिए आप। भैया के पास तो रहता ही है जी। तो
ये जो है ये 10-10 का एक डिजाइन है, 10 सोपानी है और सब में 10 का डिजाइन है कि एक परिवार होता है, तो परिवार को माना गया है कि 10 सदस्यों का एक परिवार, जिसको परिवार सभा बोलते हैं। 10 सदस्यों का मतलब कि एक न्यूनतम वाला गणित लगाया गया है कि एक पति-पत्नी होंगे, उनके 2 बच्चे होंगे, उन दोनों बच्चों की शादियाँ हुई, तो 2 और सदस्य उसमें जुड़े, तो वो 4 हो गए और उन 4 से 4 बच्चे हुए, तो 8 वो हो गए, मतलब 4 वो हो गए, तो 4, 4, 8, तो 10, तो इस तरह से एक मतलब परिवार सभा 10 लोगों की एक योजना के रूप में रखी गई है। फिर ऐसे 10 परिवार जो हैं वो इकट्ठा बैठते हैं, तो परिवार समूह सभा उसको बोलते हैं और उसमें फिर अपना कोई प्रतिनिधि वो जो है वो नामित, तो हर परिवार सभा से एक प्रतिनिधि परिवार समूह सभा के लिए नामित होता है और हर परिवार समूह सभा से यानी 100 लोगों में से एक जो है वो ग्राम सभा के लिए नामित होता है। फिर ऐसे जो है 10 ग्राम सभा जो है 10 ग्राम सभा मतलब 100 परिवार का एक ग्राम सभा हो गया और फिर ऐसी 10 ग्राम सभा में से एक जो है ग्राम समूह सभा बनती है, उसको तो हर ग्राम सभा से एक प्रतिनिधि उसमें नामित होता है। तो आप देखेंगे हर स्तर पर 10 ही लोग रहते हैं प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है? उसके अंदर की जो है वो अम्ब्रेला तो बड़ा होता है मतलब, लेकिन जो व्यवस्था के रूप में 10 लोग रहते हैं। ऐसे ही ग्राम क्षेत्र सभा, फिर 10 सदस्यों की मंडल सभा, फिर 10 सदस्यों की मंडल समूह सभा, ऐसे जाएँगे तो विश्व सभा तक भी 10 ही लोग बैठेंगे। तो वो हर प्रधान राज्य सभा से एक-एक प्रतिनिधि आएगा और वो विश्व सभा में बैठेगा। विश्व सभा जो है वो तो फिर इसके स्तर भी होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे जब मानवीय संविधान पढ़ेंगे या अ, अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें हर स्तर पे क्या-क्या उत्पादन जो है, अब इसमें क्या उत्पादन और क्या चर्चा परिवार सभा पे होगी, फिर क्या उत्पादन परिवार समूह तय करेगा, फिर क्या उत्पादन, अब जैसे मान लीजिए जहाज बनाना, तो जहाज परिवार सभा तो नहीं तय कर पाएगी ना, बना भी नहीं पाएगी। तो वो किस स्तर पे बनेगा, तो हो सकता है मुख्य राज्यसभा के स्तर पे होते हैं वो। तो ये सब उत्पादन और विनिमय और ये सारी चीजों के लिए 10 सोपानी व्यवस्था की बात की गई है। परिवार इसके मूल में है, इसीलिए परिवार मूलक इसको कहा गया कि तो 1000 करोड़ लोगों का एक अनुमान लगाया गया है कि एक धरती पर 1000 करोड़ लोगों की एक व्यवस्था होगी और ये भी अनुमान है कि धरती के जो संसाधन है वो 1000 करोड़ लोगों के लिए कम नहीं पड़ेंगे। अभी 750-800 करोड़ लोग हैं, तो आदमी की बेवकूफियों के कारण संसाधन कम पड़ रहे हैं। अन्यथा व्यवस्था विधि से देखा जाए तो अभी संसाधन कम नहीं है। तो इसका ऐसा अभी है। कुछ प्रयोग हुआ है, मतलब जो लोग जीवन विद्या से जुड़े हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिकल कुछ किसी ने मतलब ये अभी कल्पना है अभी या? हाँ, अभी प्रयोग अगर होगा दीदी तो कहाँ तक हो सकता है? परिवार सभा का हो सकता है, परिवार समूह सभा का हो सकता है। बाकी तो ऊपर की सभा तो जी। अभी अपने नियंत्रण में है नहीं। तो अभी अगर करें भी तो किसी परिसर में इसकी एक्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जीने के रूप में देखेंगे तो परिवार सभा और परिवार समूह सभा के रूप में, तो परिवार सभा का तो आपने देखा ही है, बहुत से जगहों पे डिजाइन बन रही है, बनाने का प्रयास हो रहा है। क्या है, ये परिवार सभा भी समझदार लोगों के इकट्ठा होने से बनती है। तो अगर एक परिवार में सभी सदस्य अगर समझदार जिम्मेदार हो गए हैं तो परिवार सभा है। फिर ऐसे 10 परिवार समझदार जिम्मेदार मतलब समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए परिवार, तो उनकी परिवार समूह सभा बनती है। अगर मानव ही समझदार जिम्मेदार नहीं हुआ है, समाधान समृद्धि पूर्वक जी नहीं पा रहा है, तो फिर आगे की सभा का तो अभी मतलब एक बाबा जी ने तो रखा है अपने, जो कुछ भी उन्होंने अस्तित्व को देखा है जैसा रखा है, लेकिन अभी प्रयोग के रूप में तो हमें लगता है परिवार सभा पर ही स्तर तक ही प्रयास चल रहा है। जी। शिक्षा विधि से अगर ये पूरी दुनिया में आया आने वाले 100-50 साल में, तो ये तेजी से होगा फिर। जैसे क्या है ना, क्वांटम जंप होता है जब कोई चीज स्वीकार हो जाती है। स्वीकार जब तक नहीं होती है तब तक उसकी गति धीमे रहती है। चाइनीज बांस की कहानी आपने सुनी होगी कि चाइनीज बांस जो है वो जब उसका वो लगा देते हैं जमीन के अंदर, तो लगभग 3-4 साल तक तो उसमें से एक कली तक नहीं निकलती है। लेकिन जब एक बार उसमें से कली निकल जाती है तो 4-5 महीने में 20 फीट का बांस उसमें से निकल जाता है। तो जो होमवर्क हुआ अंदर अंदर, अब ऐसा नहीं है कि वो 4-5 महीने में खड़ा हो गया। जो 4-5 साल तक उसके अंदर ग्राउंड वर्क हुआ है,
उसके कारण वो फिर जब निकला तो 20 फीट का हो गया 5 महीने में। तो अगर इसको देखा जाए तो अभी ग्राउंड वर्क के रूप में सारी चीजें हो रही। तो शरण भैया, अगर हम इस मॉडल को पूरी तरीके से देख पाएंगे, एक अनुमान लगाएं, तो जो जो इस समय वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं, हाँ, उनका विखंडन होगा पहले तो, मतलब दे विल नॉट बी एनी बाउंड्री, मतलब हम हाँ, इस पूरे बाउंड्रीलेस। हाँ। जी, जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर आएगा कि जो लोग नेशनलिस्ट हैं, जो मतलब वो, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा एग्जैक्टली उनको उनको समझाने का कि भाई पूरा जो विश्व है वो आप एक मतलब एक तरीके से देखें, क्योंकि हम आपस में जो है हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम एक समान है, चाहे तो हमारा वो रंग रूप हो गया, चाहे हमारा लैंग्वेज हो गई। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं, इनको हमें लगता है कि हम केवल उनको समझाने से उनको ठीक कर सकते हैं, बढ़िया शिक्षा भैया। विधि से। हाँ, सॉरी। इसमें इसीलिए कह रहे हैं ना कि किसी को समझाने का भी कोई प्रयास नहीं है। अगर आने वाली पीढ़ी को में अगर कुछ प्रतिशत भी काम हो गया, देखिए अभी जो लोग हैं जिस भी विचार के साथ हैं पूरी दुनिया में, तो अभी जो लोग हैं वो तो 25-50 साल में खत्म हो जाएंगे ना। मतलब अगर अगर शिक्षा विधि की बात इसीलिए की जा रही है कि अगर शिक्षा विधि में एक देश में भी लागू हुआ, 2 देश में भी लागू हुआ, 4 देश में भी लागू हुआ और वो सबको अच्छा लगा और शिक्षा विधि में आया, तो आने वाली पीढ़ी जिस ढंग से, तो क्या होगा, हमको जबरदस्ती किसी को समझाना नहीं है, बल्कि जो जैसा है उसको वैसा बताते हुए प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है, शिक्षा में रखना है। तो आने वाले 150 साल में, 500 साल में, मान लीजिए 500 साल बाद होगा क्योंकि धरती पे अभी तो 1 लाख साल से तो है ही है ना मानव इस धरती पे। तो आने वाले समय में जब भी धरती पर व्यवस्था होगी, मानव अपना पराया मुक्त जी पाएगा, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक जी पाएगा, तो यही व्यवस्था होगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा पूरा का पूरा लड़ाई झगड़ा तो हम करते ही आए हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता, कोई देश युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन सब देश युद्ध की तैयारी में लगे हुए। कोई परिवार में झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन सब के सब झगड़े की तैयारी में लगे हुए। तो ये अयोग्यतावश सारा कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है अयोग्यतावश हो रहा है। हम योग्य लोगों की फौज खड़ी करते चले जाए। मेरा प्रश्न ये भी है कि जैसे हम तो लेट्स से एक फोर्स की तरह, लेट्स से हम सब जुड़ जाते हैं, हमें समझ में भी आ जाता है, लेकिन काउंटर फोर्स भी चल रहा है साथ साथ में। तो एग्जैक्टली ये चीज केवल एक दर्शन के रूप में रहेगी, या एक हम सबकी लाइक अभिलाषा तो यही है कि भाई हम, अगर हमें चीज समझ में आ रही है, तो हम मतलब हमारे लिए जो आइडियल चीज होगी वो यही होगी कि भाई इस मॉडल को पूरी तरीके से जिया जाए या पूरा विश्व इसमें आ जाए। लेकिन साथ साथ में जो परस्पर जो काउंटर फोर्स की तरह जो जो चीजें हो रही हैं, वो इसमें काफी अड़ंगा लगाएंगे। तो कहने सुनने में या पढ़ाई करने के मत में ये तो मॉडल ठीक रहेगा, लेकिन एक्चुअली में कभी ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके लिए इस पर एक थोड़ा सा डाउट है। हाँ, प्रेरित और प्रभावित 2 शब्द है भैया। तो प्रेरित लोग हमेशा अच्छे से होते हैं, प्रभावित तो किसी से भी हो जाते हैं। तो लेकिन प्रेरित जिससे हो रहे हैं उसको खत्म करना या उसको मतलब आगे नहीं बढ़ने देना, ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि प्रेरित जो करने वाले लोग हैं वो इतने लो प्रोफाइल होते हैं कि उनके पीछे कोई पड़ता नहीं है। हाँ, प्रभावित करने वाले लोग ज्यादा हाई प्रोफाइल होते हैं, इसलिए लोग उनके से प्रभावित हो भी जाते हैं और बहुत से लोग उनके पीछे पड़े भी रहते हैं। तो हम तो प्रेरित करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारा जो भी सिस्टम चल रहा है। जी, तो मतलब ये आपने बहुत अच्छा बताया, प्रेरित और प्रभाव। जी ये ये डिस्टिंक्शन करना बहुत ही वो है, इट्स क्वाइट क्वाइट गुड एक्चुअली। इस आप बात पे कभी सोचा नहीं। पूरी दुनिया में देखिए, महापुरुषों से प्रेरित ज्यादा लोग हैं और बाकी तरह से जो चीजें चल रही हैं उससे प्रभावित। मतलब हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बात कही जाती है कि जो कट्टर वामपंथी होता है वो लास्ट आवर में जा करके वो बिल्कुल ही दक्षिण पंथी सा हो जाता है, और जो कट्टर दक्षिण पंथी होता है वो लास्ट आवर में जाके वामपंथी सा हो जाता है। मतलब क्या है कि ये जो विचार, जिस विचार को लेकर के चला, उस विचार में जब उपलब्धियों को देखता है ना लास्ट में, तो फिर लगता है कि उपलब्धियां तो हुई नहीं उस तरह की, हमारा अपने भाई से भी संबंध अच्छा नहीं है,
जितने लोग हमसे कहते हैं कि देश पहले, हमने कहा आपका अपने भाई से पड़ता है? बोले नहीं पड़ता। हमने कहा यही तो समस्या है, हम देश के लिए एकजुट कैसे हो पाएंगे जब हमारा अपने परिवार के लिए ही अभी संबंध नहीं ठीक है, हम अपने भाई के साथ ही संबंध पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं, उसको जब दखल कर दे रहे हैं, उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और हम पूरे देश के लिए जान देने के लिए निकल गए हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, मतलब मैं किसी वाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद की या मार्क्सवाद की या किसी चीज की, लेकिन मानव जब इस गैप को देख पाता है, जिस क्षण भी देख पाता है, उस क्षण ही उसकी समीक्षा में फिर आता है, यार ये तो मतलब समय और श्रम जो है सही जगह लगा नहीं। तो इसीलिए प्रेरित जिससे होते हैं ना, उसके प्रति आपको पछतावा नहीं होता है, लेकिन जिससे प्रभावित होते हैं बाद में पछतावा होता है कि कहाँ बह गया मैं। जी एक्चुअली इस मॉडल में तो पहला ही स्टेप नहीं हो रहा परिवार सभा, तो इसलिए आगे का तो बहुत दूर है। हाँ, लेकिन पहला अगर हो गया तो आगे का काफी आसान भी हो जाता है। जी। जैसे जीवन क्रिया में बोलते हैं ना कि 4.5 से 5वें के लिए प्रयास करना है, 10 तक तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इसीलिए शिविर में 10 सोपानी व्यवस्था नहीं रखते, क्योंकि पूरा का पूरा ये लोगों को हाइपोथेटिकल लगता है, तो वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि अभी तो शिविर में आदमी जहां फंसा हुआ है उसको दिखाना, पहले तो लोगों को लगता है नहीं हम फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं लगता हम फंसे हुए हैं, हम तो अच्छा जी रहे हैं। लोगों के प्रश्न नहीं बनते हैं शिविर में आने, पहला शिविर करने के बाद तो लोगों के प्रश्न बनने शुरू होते हैं, जिसको प्रश्न कहा जा सकता हो। तो इसलिए अभी इसको अध्ययन में ही रखते हैं 10 सोपानी व्यवस्था को, बाकी शिविर में या कहीं भी बातचीत में इसको नहीं रखते। तो सफल तभी होगा, इसीलिए क्या कर रहे हैं, सह अस्तित्व सहज परंपरा में 10 सोपानी व्यवस्था विधि से सफल होने का संभावना प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव है, इसको जांचा जाए। जब भी मानो जो कुछ भी हमने कल्पना की है, जैसे अब कल्पना में क्या कामना की है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या हुआ, वसुधा यानी धरती, कुटुंब यानी परिवार, तो संपूर्ण धरती एक परिवार है, ऐसा कहा गया, कामना किया गया। प्रयास क्या हुआ, हम अपने ही परिवार में, अभी अपने ही कुटुंब में को, अपने ही परिवार को कुटुंब भाव के साथ हम नहीं चल पा रहे। तो हम ये नारा बोलते रहे, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, लेकिन हम एक परिवार, अपना भी परिवार में हम उस कुटुंब के भाव के साथ नहीं रह पाए। तो कामना हमने किया, लेकिन प्रयास उस ढंग का नहीं हुआ। तो जब भी वसुधैव कुटुंबकम तभी सफल होगा, आप देखिए ना 10 सोपानी व्यवस्था में, ये तो सीधा सीधा वसुधैव कुटुंबकम ही है। ये ऐसा होगा तभी वसुधैव कुटुंबकम होगा, इससे कम में वसुधैव कुटुंबकम हो नहीं सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये बात तो कही गई। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए अपने परिवार में भी कुछ करना होगा, नहीं कि परिवार में सुखिनः है ही नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो कामना के रूप में, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं कि ये कहा गया जो श्लोक है गलत है, लेकिन कामना के रूप में जितना अच्छा हमने रखा है, प्रयास हम आगे चल के, हो सकता है पहले किए हो, लेकिन आगे चल के वो डायल्यूट होकर के आज तो प्रयास उस दिशा में नहीं दिखता है। जी भैया, जैसे आप देखेंगे ना, उसमें ईशावास्यमिदं सर्व क्या है उसका, हमको थोड़ा सा ध्यान भी नहीं आ रहा, बहुत सारा वो बोलने वाला अभ्यास छूट गया ना। सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि सब जो है वो ब्रह्म में ही सब कुछ है, और सभी में जो है ईश का ही वास है, ऐसा कहा गया। अगर सभी में ईश का वास है तो फिर जातिवाद क्यों है? अगर हम ईशावास से मिदम सर्वम बोल रहे हैं तो फिर जातिवाद कहां से आ गया? अगर सब में ईश्वर का वास है, मतलब चाहे वो किसी तरह का काम करता हो, अगर सब में ईश्वर का वास है, तो फिर हम कम छोटा क्यों हो? छोटी जात, बड़ी जात, नीची जात, ऊंची जात, ये धर्म वो धर्म, ये वाली बात कैसे आई? ये केवल चूंकि मैं जिसको पढ़ा हूं वहां से उदाहरण तो दे रहा हूं, ऐसा लगभग सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रमाण तो उसी रूप में आ रहा है ना। मैं चूंकि इसको पढ़ा हूं तो उदाहरण यहां से ला रहा हूं। जी
बढ़िया। चलिए, तो फिर मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, सहज प्रमाण होना प्रस्तावित है। यही सहअस्तित्व है। तो संस्कृति और सभ्यता, तो संस्कृति के अनुसार सभ्यता मतलब पूर्णता के अर्थ में, संपूर्णता के अर्थ में जो कुछ भी हम करते हैं और ऐसा समाज में भी दिखता है तो सभ्यता कहलाती है। उसके लिए जो कुछ भी हम लिखित डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको विधि कहते हैं, और उसके अनुसार फिर सब लोग जीने लगते हैं तो व्यवस्था होती है। तो यही प्रस्तावित है, इससे कम में क्या होगा, यही हम चाहते भी हैं। मजे की बात क्या है कि ऊपर से जितनी बात कही गई है अब तक, चाहे वो 10 सोपानी हो, चाहे वो जीवन मूल्य हो, चाहे मानव मूल्य हो, चाहे वो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, चाहते हम यही है। फिर स्थापित मूल्यों को पहचाना और फिर उसको शिष्टता में ले आ पाना, यानी शिष्ट मूल्यों के साथ उसका आदान प्रदान करना। ये कार्यक्रम के रूप में समझ में आता है, यही अभ्यास के रूप में समझ में आता है। बोले ना, क्रियाकलाप रूप में नित्य उत्सव होना ही मानव चेतना सहज वैभव है, कि हम मानव चेतना में हैं। अगर ये नहीं है तो फिर हम जीव चेतना में हैं, फिर हम वही छल, दंभ, द्वेष, पाखंड और ये जो ऊपर सारी बातें लिखी गई थी उसमें है। जीव चेतना यानी पशु मानव, राक्षस मानव के रूप में है। अगर हमारी शिष्टता में आ गया, स्थापित मूल्यों को हमने पहचान लिया और उसका निर्वाह करने लगे, आदान प्रदान होने लगा, अर्पण समर्पण होने लगा, तो ही मानव चेतना का वैभव है। फिर वही मानव चेतना में जीना कहलाएगा, ये प्रस्तावित है। और मानव चेतना ही व्यवहार में मानवत्व है, आचरण में नियम है। ये सारी बातें कह रहे हैं। तो हमें लगता है ये तो काफी हम लोग बहुत बात किए हैं, वही वाली सारी बातें। आप लोग जहां पर जोड़ना हो जोड़ दीजिएगा। भैया एक चीज थी, वो मानवीयता पूर्ण आचरण में दयापूर्ण कार्य व्यवहार होता है, तो ये धीरता, वीरता, उदारता और कृपा, करुणा, ये भी उसमें आता है या ये अलग से होता है? शीला दीदी एक बार फिर से बोलेंगे? मैं पूछ रही थी, मानवीयता पूर्ण आचरण जिसमें हाँ। स्वधन, स्वनारी वो सब है, तो उसमें दयापूर्ण कार्य व्यवहार है, तो उसमें धीरता, वीरता, उदारता और कृपा, करुणा, मतलब ये भी उसी में आता है या वो अलग, मतलब वो सिर्फ दया है और ये चीजें एक्स्ट्रा है, मतलब कैसे है ये? हाँ, वहां दयापूर्ण कहा गया। दयापूर्ण कार्य व्यवहार जो है वो जीने दो और जियो को कहा गया है। जैसे कल भैया कह रहे थे ना, सर्व शुभ में भी स्वयं का शुभ समाया हुआ है, यही दयापूर्ण कार्य व्यवहार, कि मैं जीते समय सभी, जैसे धर्म निरपेक्षता क्या है, धर्म निरपेक्षता यही है कि मैं जीते समय सभी के धर्म का ध्यान रखता हूँ। सभी का धर्म मतलब मानव का धर्म क्या है, सुख पूर्वक जीना। तो मैं जीते हुए अगर किसी के सुख को खंडित कर रहा हूं तो मैं धर्म निरपेक्ष नहीं हूँ। ऐसे ही पशु पक्षी का धर्म है जीने की आशा, अब उसको मैं खंडित कर रहा हूँ। पेड़ पौधों का धर्म है पुष्टि, अब उसको ही हम काट पीट के खत्म कर दे रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो वो ठीक है। तो ये सब चीजों के साथ जीना ही दयापूर्ण कार्य व्यवहार है, और यही मानवीयतापूर्ण आचरण का एक हिस्सा है। तो एक्चुअली यहाँ जो दयापूर्ण कार्य व्यवहार कहा गया वो जीने दो और जियो को कहा गया। जीने देना ही जीना है, फिर अपने लिए बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये धीरता, वीरता, उदारता भी उसी में है या मतलब उसी में इंक्लूड हो जाता है ये सब, दया, कृपा, करुणा? हाँ, ये धीरता, अच्छा वो उससे आप कह रहे हैं। तो धीरता, वीरता, उदारता एक्चुअली चर्चा हुई थी, मानवीय स्वभाव है। मतलब जो मानव मूल्य है उसमें धीरता, वीरता, उदारता, इसको मानवीय स्वभाव कहा गया। दया, कृपा को देव मानव का स्वभाव कहा गया, और करुणा को दिव्य मानव का कहा गया। तो ये 6 मिला करके मानवीय मूल्य है। मतलब मूल्य का मतलब उपयोगिता होता है ना, तो मानव की उपयोगिता प्रमाणित होती है धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक अगर जी रहा है। अगर वो धीरता, वीरता, उदारता की जगह दीनता, हीनता, क्रूरता पूर्वक जी रहा है तो फिर मानव उपयोगिता को प्रमाणित नहीं कर सकता। ऐसे ही जो देव मानव है वो अपनी उपयोगिता को प्रमाणित ही करता है दया कृपा पूर्वक, मतलब धीरता, उदारता सहित दया कृपा पूर्वक। जो दिव्य मानव है वो अपनी उपयोगिता को प्रमाणित ही करता है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा।
तो मूल्य यानी उपयोगिता, मानव मूल्य मतलब मानव की उपयोगिता। तो मानव की उपयोगिता यही है कि धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्वक जिए। तो ये जो मानवीयता पूर्ण आचरण है वो मानव के लिए है, और यहाँ जो मानवीय मूल्य कहे गए हैं वो अति मानव के भी इसमें शामिल है। हाँ जी, मतलब वही हुआ कि जब हम धीरता वीरता उदारता वश जिएंगे तो हम जीने दो और जियो, वो तो तभी इसी दया को- आएगी, तभी हाँ। दया पूर्वक संभावना है, नहीं तो नहीं। जी। जैसे होता है ना कि आप जोड़ घटाना कर ले रहे हैं, इसका मतलब आप संख्या तो पहचानते ही है ना, नहीं तो जोड़ घटाना कैसे करेंगे। तो दया, अगर आप दया पूर्वक जी रहे हैं, इसका मतलब धीरता, वीरता, उदारता तो आपने प्रमाणित कर ही दिया है। ये आगे का कोर्स है। 9वीं में आप पढ़ रहे हैं तो 8वीं तो पढ़े ही होंगे ना। जी भैया। शरण भैया, धीरता धैर्य से संबंधित है या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, धीरता का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? यहाँ धीरता की परिभाषा है, न्याय में निष्ठा ही धीरता है। ओके। मतलब जो हम, हाँ, थोड़ा धैर्य से रिलेट तो होता है ये, लेकिन वो धैर्य जो है ना, वो कहने से होता है कि आप हमें गाली दे रहे हैं और मैं बहुत ही धैर्य पूर्वक उसको जो है वो मतलब बर्दाश्त कर रहा हूँ। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया कि न्याय के प्रति निष्ठा, अर्थात मैं न्याय पूर्वक जीऊंगा, न्याय पूर्वक जीने के प्रति मेरी निष्ठा बनी हुई है, मैं उसके लिए अपना जो भी है वो एफर्ट लगाऊंगा। ये पहले अपने अंदर आता है, मानसिकता में आता है। फिर वीरता यानी कि हम दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी न्याय पूर्वक जीने में मदद कर सकते हैं, समझ के रूप में हम उनको, उनके समझ के लिए हम उपलब्ध हैं, ये वीरता है। और फिर इसके लिए हम अपना तन मन धन सब लगा देते हैं, ये उदारता है। तो यहाँ जो धीरता है वो न्याय पूर्वक जीने के लिए, न्याय में निष्ठा के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसमें टाइम लगता है क्या? जैसे धीरता हुई तो वीरता आई जाएगी, वीरता है तो उदारता आई जाएगी, तो ये मगर संक्रमण में होता है क्या? हमेशा पहले के लिए ज्यादा टाइम लगता है। आप धीर हो गए तो वीरता फिर मतलब साथ साथ आ ही जाती है। धीरता के लिए ही अध्ययन अभ्यास ज्यादा है, वीरता उदारता आ ही जाती है, दया कृपा करुणा। तो वही बोल रहे हैं ना, हमेशा जो पहला है उसके लिए ज्यादा अभ्यास, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा श्रम लगता है, ज्यादा अभ्यास लगता है। उसके बाद सब ऑटो मोड में हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जैसे एक बार किताब पढ़ना आ गया, पहले बार पढ़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सालों लग जाता है। एक बार पढ़ना आ गया तो फिर, जैसे मुझे याद है मैं 4th में पढ़ता था, तो हमारे घर में बीए की किताब रखी थी, कोई बीए कर रहा था, कोई चाचा वाचा, तो हम उसको भी पढ़ने लगे थे। हमारे बाबा जी बोले, देखो देखो ये कितना तेज है, ये बीए की भी किताब पढ़ ले रहा है। तो हमने कहा हिंदी ही तो है, जब हिंदी हमको पढ़ना आ गया तो बीए एमए कोई भी किताब हो सब हम पढ़ लेंगे, हिंदी ही तो है। तो तो वैसा ही है। तो यहाँ पर मतलब धीरता के लिए हमको ज्यादा एफर्ट लगाना है, बाकी सब बहुत ही जल्दी होता है उसके। एक्चुअली जी धीरता का भैया, मतलब है कि मानव पद में पहुंच गया ना। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। जी, तो मानवत्व का मतलब ऊपर भी लिखा हुआ था कि मानव लक्ष्य जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व के रूप में ही है। ये ऊपर भी आया था, इसके और ऊपर शायद 18 में या 17 में आया था। हाँ, यहाँ आया था कि मानव लक्ष्य रूपी समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व, सहज परंपरा में 10 सोपानी व्यवस्था। तो उसी को यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मानव लक्ष्य जो है वो समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व, ये जो मानव लक्ष्य था, ऐसा हो जाना ही मानवत्व का प्रमाण है। यानी मैं समाधान, समृद्धि पूर्वक जी रहा हूँ और मैं मतलब अभय, सह-अस्तित्व को भी प्रमाणित कर रहा हूँ, यही मानवत्व है, मानवत्व का प्रमाण है। अब आगे इन्हीं सब चीजों की परिभाषा की गई है कि ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विज्ञान क्या है। तो ज्ञान को 3
तीन तरह से ज्ञान को पहचाना गया है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, यानी अस्तित्व जैसा है, तो व्यापक में संपृक्त इकाइयां हैं, जड़ चैतन्य इकाइयां हैं, और वो 4 अवस्थाओं के रूप में है। ये इसको अस्तित्व दर्शन ज्ञान बोलते हैं, और उसमें जीवन है। अस्तित्व में ही एक देखेंगे तो चैतन्य इकाई को जीवन बोला गया। तो जीवन को भी समझना एक अनिवार्य कार्यक्रम है। जीवन को ही नहीं समझे हैं तो फिर अस्तित्व को समझ के भी अपनी भूमिका पहचान में नहीं आती, अपना कोई प्रयोजन पहचान में नहीं आता। इसलिए शिक्षा और संस्कार की कोई विधि नहीं निकल पाती है, शिक्षा व्यवस्था की, और मानवीयतापूर्ण आचरण का भी कोई विधि निकल नहीं पाता है। इसलिए जीवन ज्ञान होना तो ज्ञान का ही हिस्सा माना गया, और फिर उसके बाद जब जीने जाएंगे तो मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ ही जीने जाएंगे। उसकी भी समझ हो, मूल्य चरित्र नैतिकता जिसको कहा गया है। तो ये तीन मिलाकर के ज्ञान कहे जाते हैं। सह अस्तित्व रूपी ज्ञान यही तीन है। तो इसको बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना समझ, समझ में क्या चीजें आती, समाधान, समाधान में समझ में क्या चीजें आती हैं, तो क्या, क्यों, कैसे का उत्तर ही समाधान है, समझ है। तो ज्ञान मतलब क्या, विवेक मतलब क्यों, यानी प्रयोजन को पहचानना। तो क्या क्या चीजों को पहचानेंगे, तो एक तो क्या चीजें अमर हैं उसको पहचानना, तभी तो हम अपना मतलब लक्ष्य के अनुरूप चल पाएंगे। तो उसमें पता चला जीवन ही अमर है, बाकी चीजें अमर नहीं है। और शरीर जो है नश्वर है, इसका ज्ञान हो जाना। अभी हमारे पास मतलब ये समझ में नहीं आया है शरीर नश्वर। अभी हम शरीर को ही बचाने के लिए बहुत सारा कर रहे हैं कि लोग कैसे जो है वो प्रयोग हो कि शरीर ही रह जाए, क्योंकि शरीर ही सुख का आधार है। तो शरीर सहज नश्वरत्व और व्यवहार सहज नियम, व्यवहार के नियम वही है जो सामाजिक नियम कहे गए हैं, वो भी स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार में आता है। तो ये तीन जो है पता लग जाना ही विवेक का जागृत हो जाना है। अर्थात क्यों जीना है, तो जीवन जो है वो समाधान संपन्न होना चाहता है और वो अमर है। बाकी चीजें जो है वो नश्वर है, मतलब जीवन के अलावा प्रकृति में जो कुछ भी है वो नश्वर है। तो उसमें आसक्ति होने से, अगर उसमें वो हमें उपयोग के लिए तो है, हम उसका उपयोग करेंगे, उसके उपयोग से हम समाधान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। लेकिन हम उसी में लटके फंसके अटके नहीं रहेंगे, क्योंकि वो नश्वर चीजें हैं। ये चीज ध्यान में आना। फिर व्यवहार सहज नियमों का ध्यान में आ जाना, जिससे कि हमारे जीने का डिजाइन, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम, इसमें तीन आते हैं। ये तीनों से हमारा डिजाइन स्पष्ट होता है, तो हमको लक्ष्य बिल्कुल दिखने लगता है कि क्यों जीना है। इसीलिए इसको विवेक बोला, विवेक पूर्वक। और ये जो है अध्ययन से ही आता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई। मतलब मैं तो रिलेट कर लेता हूँ कि सत्संग नहीं करने से, अभी हम लोग सत्संग ही कर रहे हैं ना, अध्ययन ही है, यही सत्संग है, सही लोगों के साथ बैठ के बातचीत करना, संवाद करना। तो इससे विवेक जागृत होता है, इससे हमको विवेक का पता चलता है, लक्ष्य का, प्रयोजन का पता चलता है। और जी, और मानवीयतापूर्ण आचरण का ये, हाँ, ये तो चर्चा हो ही चुकी है। स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार, और मतलब इसी को हम बोलते हैं कि मूल्य चरित्र नैतिकता। तो पहला जो है वो चरित्र है, दूसरा जो संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति मूल्य की बात है, और तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा, इसी को नीति बोलते हैं, अर्थ नीति, राज्य नीति, धर्म। और फिर विवेक हो गया, मतलब क्या है ये पता चल गया, क्यों है ये पता चल गया, अब चलेंगे कैसे, दिशा क्या होगी। तो दिशा को विज्ञान बोला गया कि क्या है, सह अस्तित्व में संपूर्ण प्रकृति क्रिया स्वरूप में है। तो क्रिया है तो क्या होगा, क्रिया जो होती है कुछ समय तक ही होती है, क्रिया की अवधि होती है, इसीलिए उसको क्रिया बोल रहे हैं। क्रिया की अवधि होती है, उसी को काल बोलते हैं। तो क्रिया है और अवधि है, काल है, उसके कारण जो है हम फिर निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सीमेंट मकान में लगाने का निर्णय क्यों लिए, सीमेंट और सरिया और कंक्रीट, क्योंकि हमको पता है ये जो सीमेंट की क्रिया है, ये सरिया के साथ, कंकड़ के साथ मिल करके ये पकड़ बनाती है, और ये 70-80 साल तक ये पकड़ रहती है, इसकी क्रिया की अवधि को ही पहचाने, फिर निर्णय ले लिए इसको मकान में लगाओ। इसी तरह से जीवन के बारे में, कि जीवन जो है ये क्रिया है, और इसकी यह क्रिया जो है अक्षय बल अक्षय शक्ति वाली है, ठीक है। तो इसको पहचानना, तो कुल मिलाकर के क्रिया को पहचानना, काल को पहचानना, और उसके अनुसार निर्णय पूर्वक फिर रास्ते पे चल देना, इसको विज्ञान बोला गया।
क्रिया का मतलब श्रम, गति, परिणाम। जहां श्रम हो रहा हो, गति हो रही हो, कुछ न कुछ परिणाम आ रहा हो। इसीलिए व्यापक को क्रिया नहीं बोला, क्योंकि वहां श्रम भी नहीं है, क्योंकि कोई परिणाम आता ही नहीं है। परिणाम आ रहा है, इसका मतलब क्रिया है। व्यापक में कोई परिणाम नहीं है, वो अपरिणामी है, इसीलिए यह अनुमान तो बनता ही है कि वो क्रिया नहीं है। भैया इसमें एक जगह पहले आया था कि विज्ञान के साथ जीवन का अध्ययन होना चाहिए। चैतन्य अभी पक्ष का। हाँ, तो अभी हम साइंस को कैसे रिलेट करेंगे इसमें, जो विज्ञान बोल रहे हैं और अभी जो साइंस है उसमें भी एक, जो अभी साइंस है उसको हम कैसे रिलेट करेंगे इस चीज से, कि उसमें भी मतलब यही है काल, क्रिया और निर्णय। वो सारा कुछ तो होता ही है, बस उसमें चैतन्य पक्ष की उपेक्षा होती है। चैतन्य पक्ष कोई है, चैतन्य इकाई है, मतलब इच्छा, विचार, आशा है, और आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, साक्षात्कार एक क्रिया है, इसकी वहां पर उपेक्षा है। इसको उसके साथ ऐड करते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा वो। इसलिए बोला विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन। अगर नहीं कर रहे हैं तो अधूरा है, उसकी अतृप्ति बनी हुई है। विज्ञान ने बहुत सारे सुविधा का संसार तो खड़ा कर दिया, लेकिन मानव तो अतृप्त ही है ना। इतनी सारी सुविधाओं का संसार खड़ा होने के बाद भी हम अभी दुनिया में गिन रहे हैं कि कितने लोग जो है, दुनिया के 10 सबसे धनी लोगों के नाम बताओ। उन धनी लोगों के पास कितने कितने पैसे हैं, फिर भी अतृप्ति बनी हुई है। तो इतनी सारी सुविधा, इतना सारा सब कुछ संसार खड़ा होने के बाद भी अतृप्ति बनी ही हुई है। इसका मतलब कुछ तो कुछ गैप है। उसी गैप को यहाँ कह रहे हैं कि चैतन्य पक्ष की उपेक्षा है, यही गैप है। अगर उसके साथ चैतन्य पक्ष को भी ऐड कर दिया, यानी जीवन ज्ञान को भी ऐड कर दिया, तो विज्ञान पूरा हो जाएगा। इसको भैया ऐसा भी कह सकते हैं, ये जैसे यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में एक सूत्र भी है, हमने ना समाधान समस्या का एक सेशन किया था, वो कहीं रिकॉर्डेड होगा कि हाँ, तो आप लोगों को तो ठीक भी है। उसमें सूत्र के बारे में लिख के चर्चा भी हुई थी कि अस्तित्व में कुल 3 क्रियाएं हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। तो अभी जो प्रिवेलिंग साइंस है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसमें सिर्फ भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया के बारे में बात होती है, जीवन क्रिया के बारे में बात नहीं हो रही है। तो विज्ञान में पूरी क्रिया पक्ष जो है, पूरा अस्तित्व पे, ठीक है, तो वो वाला पार्ट जो है, जीवन वाला पार्ट, वो रह गया है, छूट गया है, उसको इंक्लूड करना है ना। तो जब इंक्लूड करेंगे तो चैतन्य पक्ष ही, जीवन क्रिया का मतलब ही है चैतन्य पक्ष जो है वो रहे। तो क्रिया में जीवन क्रिया वाला पार्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है विज्ञान में, ये मिसिंग है। हेलो, आगे बढ़े भैया जी। हेलो, शरण भैया आगे बढ़े। हाँ भैया, चलाए भैया। इस पे भी थोड़ा बोल दीजिए भैया, ऐशना प्रवृत्ति, मतलब ये क्यों जरूरी होता है, ये क्या है, मतलब थोड़ा सा। अच्छा, एक्चुअली जीव चेतना में जो है विषय चलता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। वही जब मानव चेतना में हम देखते हैं तो फिर वो विषय जो है उसी को ऐषणा के रूप में यहाँ देखते हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, मतलब मानव पद में भी हम होंगे, मानव चेतना में भी हम होंगे, तो हमारे में जन बल कामना, धन बल कामना और यश बल कामना, ये तो रहती ही है। तो जन बल कामना मतलब जो हम बोल रहे हैं ना अभी कि परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक, तो एक व्यवस्था के लिए जन बल तो हर चाहिए है। फिर वित्तेषणा मतलब धन बल, यानी हमको जीने के लिए साधन तो चाहिए ना, शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए, संबंधों के निर्वाह के लिए, ये भी कामना है। और यश बल कामना कि मतलब मैं जो कुछ भी समझा हूं वो और लोग भी समझ पाए, और लोग भी उसको जान पाए, और जानने में कृतज्ञ होंगे ही कि मैं इनके द्वारा इसको जान पाया। तो ये रहती है। तो ये मानव मतलब एक मानवीय जो है ऐषणा में पुत्रेषणा, वित्तेषणा रहती है, लोकेषणा भी रहती है। और देव चेतना में
केवल लोकेशणा रहती है। जब दिव्य चेतना में मानव पहुंचता है तो ऐषणा मुक्त हो जाता है, फिर कोई ऐषणा नहीं रहती। जी भैया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, शरण भैया काफी अच्छे से आपने रखा। ठीक है, तो अब ये लास्ट वाले 3-4 पैराग्राफ थे, ये सामने ही है। कुछ प्रश्न हो तो आप ही बता दें, नहीं तो फिर अगले सेक्शन पे चलते हैं। ये ऐसे बढ़िया रहा इसको ऐसे ब्रेकअप करना ना, तो काफी ठीक अच्छे है। से समझ आया। ठीक है, आगे बढ़े। जी भैया। मैं बोलूं भैया? हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए भैया। ओके। प्रयोजन संभावना नंबर 21। धरती पर 700 करोड़ मानव अपराध कार्य प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए हर नर नारी का समझदार होना, समझदारी से समाधान सहज प्रमाण वर्तमान होना, समाधान संपन्न हर परिवार में श्रम नियोजन पूर्वक समृद्धि प्रमाणित होना, समाधान समृद्धि संपन्न हर परिवार में उपकार कार्य प्रवृत्तियों का प्रमाणित होना समीचीन है। नंबर 22। चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार सहित तकनीकी शिक्षण विधि से ही हर परिवार अखंड समाज सूत्र व्याख्या तथा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना ही समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व सहज परंपरा वैभवित होना, यही अपराध मुक्त परंपरा होना समीचीन है। हर नर नारी स्वयं में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य सहज प्रमाण रूप में वर्तमान वैभव होना आवश्यक है। नंबर 23। चेतना विकास मूल्य शिक्षा रूप में अध्ययन के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ही मध्यस्थ दर्शन 4 भागों में। पहला मानव व्यवहार दर्शन, दूसरा मानव कर्म दर्शन, तीसरा मानव अभ्यास दर्शन, चौथा मानव अनुभव दर्शन। नंबर 24। दर्शनों पर आधारित विचारवाद 3 भागों में। पहला समाधानात्मक भौतिकवाद, दूसरा व्यवहारात्मक जनवाद, तीसरा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। नंबर 25। दर्शनवाद के आधार पर शास्त्र 3 भागों में। आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, तीसरा मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र। नंबर 26। चिंतन दर्शनवाद शास्त्र के आधार पर जीवन विद्या प्रबोधन प्रणाली स्पष्ट है। मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान व्यवस्था प्रकाशन प्रक्रिया में है, अभी अध्ययन के लिए प्रावधानित है, प्रस्तुत है। नंबर 27। इसी के साथ परिभाषा संहिता प्रस्तुत है। भैया इसे भी लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ दीजिए, पूरा ही हो जाएगा। जी। वक्तव्य विकल्प के नाम से 27 मुद्दे के रूप में जो सूचना प्रस्तुत किया गया है, इसके मूल अभिप्राय में अपना पराया की दीवार से मुक्त, द्वेष मुक्त, अपराध मुक्त विधि से मानव चेतना पूर्वक समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना, यह मानव परंपरा के लिए आवश्यकता बन चुकी है, यदि मानव को इस धरती पर परंपरा रूप में रहना है। अस्तु सकारात्मक भाग में निर्णय लेने की स्थिति में इन सूचनाओं के आधार पर कितने भी सकारात्मक उद्देश्य से प्रश्न हो सकते हैं। इन सब का उत्तर मेरे पास सुरक्षित है, जो चाहे वे इसे पा सकते हैं। ए नागराज, प्रणेता मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बताइए। अब यहाँ पर ये सब कुछ जो किया जा रहा है उसकी प्रयोजन संभावना क्या है उसकी बात कह रहे हैं। तो प्रयोजन संभावना यही है कि धरती पे 700 करोड़ मानव अपराध कार्य प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए हर नारी का समझदार होना। क्योंकि अपराध कार्य प्रवृत्तियों से मुक्ति पाना क्यों पाना है? क्योंकि किसी को भी स्वीकार नहीं अपराध कार्य प्रवृत्तियां। वो गलतीवश फंसे हुए कहीं उलझे हुए के कारण अपराध कार्य करते हैं, लेकिन
अपराध कार्य प्रवृत्तियों को अच्छा कोई मान के नहीं करता। उससे मुक्ति पाने के लिए हर नर नारी समझदार होगा तो ही इससे मुक्ति पा सकता है, क्योंकि समझदारी से समाधान सहज प्रमाण वर्तमान होना और समाधान संपन्न हर परिवार में श्रम नियोजन पूर्वक समृद्धि प्रमाणित होना और समाधान समृद्धि संपन्न हर परिवार में उपकार पार प्रवृत्तियों का प्रमाणित होना समीचीन है। समीचीन का मतलब ऐसा ही चाहते हैं सभी। व्यवस्था भी ऐसा ही चाहती है, परिवार भी ऐसा ही चाहता है, मानव भी ऐसा ही चाहता है। इसके लिए विधि क्या होगी? तो इसके लिए विधि होगी चेतना विकास मूल्य शिक्षा। चेतना विकास का मतलब यही हुआ कि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण। जीव चेतना का मतलब वही जो ऊपर आया था, पशु मानव राक्षस मानव की तरह जीते रहना, छल दंभ द्वेष पाखंड ये सब करके और सारा जो कुछ भी है वैसा जीना, ये जीव चेतना में जीना कहलाता है। और मानव चेतना में जीना का मतलब समाधान समृद्धि अभ्यास अस्तित्व के साथ जीना। तो ये जो चेतना में संक्रमण है वो बिना मूल्य शिक्षा के नहीं होगा। यानी जीव चेतना से मानव चेतना में जो संक्रमण है उसके लिए मूल्य शिक्षा एक अनिवार्य कार्यक्रम है। ठीक है, वो संस्कार तो, और इस संस्कार के साथ ही तकनीकी शिक्षा मतलब अगर ऐसा संस्कार है और फिर तकनीकी शिक्षण विधि अगर दी जा रही है तो संपूर्ण तकनीकी शिक्षण विधि 4 अवस्थाओं को संतुलन बनाए रखने के अर्थ में ही संपूर्ण तकनीकी का विकास होगा और परिवार अखंड समाज सूत्र व्याख्या तथा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना ही मतलब ऐसा अगर जीता है तो समाधान समृद्धि अभ्यास अस्तित्व सहज परंपरा वैभवित होगी। इसी को हम अपराध मुक्त परंपरा कहेंगे, जैसा कि हम सभी चाहते भी हैं, सभी व्यवस्था चाहती है, सभी मानव भी चाहते हैं। हर नर नारी में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य सहज प्रमाण रूप वर्तमान वैभव होना। तो नियम नियंत्रण संतुलन ये प्रकृति के अर्थ में कहा गया है, न्याय धर्म सत्य मानव के अर्थ में कहा गया है। ये सभी चाहते ही है। उसका ही वैभव होगा कब? जब ऊपर जितनी बातें की गई हैं वो अगर उसके अनुसार हो गई तब। अब इसके लिए करेंगे क्या? तो इसके लिए फिर अध्ययन प्रस्तावित है जो कि हम सब कर रहे हैं। क्या अध्ययन है? तो 4 दर्शन है, 3 वाद है, 3 शास्त्र है। चेतना विकास मूल शिक्षा का कंटेंट यही है, 4 दर्शन, मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन। इसके बाद जो हमारे अंदर विचार बनेंगे, बातचीत के मुद्दे बनेंगे, तो वो क्या है? तो अभी तो समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अभी जो प्रचलन में है वो समाधानात्मक भौतिकवाद न होकर के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, संघर्षात्मक भौतिकवाद। ये अस्तित्व तो पूरा का पूरा संघर्ष है, पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही है। व्यवहारात्मक जनवाद, जन चर्चा में जो व्यवहार की चीजें आने के बजाय हम जन चर्चा में कुछ भी ला करके घुसाते रहते हैं, तो पूरा का पूरा कूड़ा कचरा। अभी कहीं भी चट्टी चौराहे पे हम बैठे हो, ट्रेन में चल रहे हो, तो बातचीत का कंटेंट क्या होता है? कोई व्यवहार होता है, मूल्य होता है, कोई समाधान होता है? ऐसा नहीं। फिर अभी अध्यात्मवाद जो है वो पूरा का पूरा रहस्यात्मक है, रहस्यात्मक बजाय वो अनुभवात्मक हो। तो ये पूरा का पूरा ये सब अलग अलग पुस्तकें हैं, इस वाङ्मय के हिस्से हैं। फिर इसके आधार पर जब जीने जाते हैं तो 3 तरह से जीना। जैसे ऊपर कहा था ना कि अभी जो है वो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है, तो उसके जगह आवर्तनशील अर्थशास्त्र प्रस्तावित है। जो भोगोन्मादी समाजशास्त्र है उसके जगह व्यवहारवादी समाजशास्त्र प्रस्तावित है। कामोन्मादी मनोविज्ञान है, उसके जगह मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र प्रस्तावित है। तो ये सब जो है ये वाङ्मय है, मुख्य वाङ्मय ये 4, 3, 7, 3, 10 का है। और इसके बाद जो है वो दर्शनवाद शास्त्र के आधार पर जो चिंतन प्रणाली है उसी को जीवन विद्या, उसके लिए ही जीवन विद्या प्रबोधन व्यवस्था है। और ये जो प्रकाशन अभी लिखा हुआ प्रकाशन प्रक्रिया में एक्चुअली ये प्रकाशित हो चुका है संविधान, मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या। ये आवर्तनशील के बारे में थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे। आवर्तनशील अर्थशास्त्र, आवर्तनशील का मतलब ये हुआ कि स्रोत को बनाए रखते हुए अपना सारा, अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? अर्थ का मतलब हुआ तन मन धन ही अर्थ है।
ठीक है, तन मन और जो प्राकृतिक संसाधन है, यही अर्थ है। तो इसके साथ जीना आवर्तनशील विधि से ही होता है। आवर्तनशील का मतलब ये हुआ कि स्रोत को बनाए रखते हुए अपना उत्पादन को सुनिश्चित करना। अभी हम स्रोत को खत्म हो जाए कोई मतलब नहीं है, हमारा उत्पादन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा उत्पादन करेंगे, ऐसे वस्तुओं का उपयोग करेंगे जो कि जिनका उत्पादन में आवर्तनशीलता को ध्यान रखा जाएगा। स्रोत जैसे मान लीजिए कृषि आधारित जितने रिसाइकल वगैरह जो आप बोल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल, वैसी जो चीजें हैं, जैसे कृषि आधारित जितना भी उत्पादन है वो सब आवर्तनशील ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप कुछ भी उसमें जो है, मतलब अब ये पराली जला देना और ये सब कर देना, ये तो अलग ढंग का एक खेती शुरू हो गया। नहीं तो अगर अर्थ उसको देखें, जैसे कपास अगर खेत में उगाते हैं तो आप चाहे जितने कपड़े बनाइए, वो तो आवर्तनशील ही है ना, वो स्रोत तो नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन अगर आप ईंधन जो है अगर कृषि आधारित हो गया या ऐसा हो गया जो जिससे प्रवाह ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बात की जा रही है, तो उसमें स्रोत खत्म नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन अगर ये तेल आधारित, कोयला आधारित है तो फिर तो इसको कहा जा रहा है कि स्रोत को बनाए रखते हुए उत्पादन सुनिश्चित करना, ये आवर्तनशीलता है। इसको साइक्लिक भी बोलते हैं, साइक्लिक इकोनॉमिक्स। क्योंकि प्रकृति को हम देखेंगे तो प्रकृति पूरी तरह से साइक्लिक ही है। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता और कुछ भी खत्म नहीं होता। जैसे मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। बुल्ढाना गया हुआ था एक SCRT का अध्ययन कराने, तो वहां भी एक जीवन विद्या केंद्र बना है। ये बुल्ढाना पड़ता है महाराष्ट्र में, आप सबको पता होगा। तो वहां पर हम लोग 8 दिन थे, तो वहां जो सब्जी खाते थे, तो वहां 17 एकड़ की जमीन थी, तो उसमें सब्जी उब्जी उगाई गई थी। तो मतलब वो बिना रसायन वाली खेती सारी थी। उसमें सुबह हम लोग जाते थे खेतों में सब्जियों लाने के लिए। तो उसमें कुछ सब्जियां ऐसी थी, जैसे तोरी है तो उसमें 2-4 तोरी ऐसे थे जिसमें कीड़े लगे हुए हैं। बाकी अच्छा था। तो अब आशुतोष देश पांडे जी वहां थे। हम कहे भैया देखिए तो कीड़े लगे हैं। तो बोले भैया हाँ, जो कीड़े लगे हैं वो आपका नहीं है, आपका जो जिसमें नहीं लगा हो आपका है, उसको तोड़ लीजिए। जो कीड़े लगे हैं वो गिर जाएंगे मिट्टी में, वो मिट्टी के लिए है। कीड़े को भी मिल गया और फिर गिर गया तो मिट्टी को भी मिल गया। मिट्टी भी तो आखिर कैसे पैदा करेगी। तो मतलब एक छोटा सा उदाहरण है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा अस्तित्व में व्यवस्था आवर्तनशील ही है। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। सॉरी, कोई और प्रश्न है इससे पहले? हाँ नहीं, मैं वही ये बिल्कुल अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ये जो कोल है, ये लकड़ी अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो ये आई थिंक नीचे जाके फिर ये कोल बना। लेकिन जिस तरह हम अब पेड़ों को काट रहे हैं और लकड़ी को पहले ही यूज कर ले रहे हैं, तो ये आने वाले जनरेशन में ये प्रॉब्लम होगी पक्का से, नहीं, स्पेशली जैसे कोल को पेट्रोल। और कोल को निकाल लेना भी तो एक व्यवस्था ही है ना। मतलब वो हाँ, तो कोल को धरती हम निकाल ले रहे हैं और वो रिफिल नहीं हो पा रहा है, पेट्रोलियम रिफिल नहीं हो रिफिल पा तो रहा हम कर ही नहीं सकते ना, वो तो हमारे बस का है ही नहीं। हाँ तो जो कोल है, कोल तो धरती के अंदर भी हम जानते हैं कि तापमान है, आग लगी हुई है, और बाहर से सूरज की भी गर्मी है। तो उसको पचाने के लिए एक व्यवस्था के रूप में कोल और पेट्रोलियम है। मतलब अगर सही से अगर देखा जाए तो जैसे एक शिविर में किसी ने कह दिया कि अगर आदमी कोयला और पेट्रोल निकाले नहीं तो उसके अंदर ही तो बर्बाद हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी लोग बोलते हैं। शिविर में बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान आता है ना। तो कोई बोला ऐसे, जैसे किसी एक शिविर में दिल्ली के कोई हमसे बोले, टीचर्स का शिविर था। तो हम जब कोई बोल रहा था कि प्रकृति तो बहुत ही खूबसूरत है, तो एक व्यक्ति खड़े हुए और बोले नहीं नहीं, प्रकृति तो एकदम ही बदसूरत है, उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, मानव इसको खूबसूरत बनाता है। तो ऐसा ऐसा ज्ञान है सभी के पास, अब क्या करेंगे। तो वैसे ही वैसे ही कोई बोल दिया अभी कहीं के शिविर में, मुझे याद नहीं आ रहा है, यही हापुड़ में ही कोई शिविर था। बोले अरे भैया, कोयला और पेट्रोलियम को अगर आदमी नहीं निकाला, लोहे सोना इन सब चीजों को निकाला नहीं धरती में से, तो ये तो उसके अंदर बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म खराब हो जाएंगे। तो हम व्यवस्था को समझ ही नहीं रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। और बिल्कुल व्यवस्था आवर्तनशील जो अभी आपने बात करी उससे एकदम ऑपोजिट हो गए हैं। जो अपने आप एक साइकिल चल रहा था उसको हम लोग आगे बढ़ गए उसको छोड़ के, तभी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह।
हाँ, बिल्कुल। मेक सेंस। थैंक यू। ग्लोबल वार्मिंग भी एक साइक्लिक नेचर ही है देखा जाए तो। अगर आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाएंगे तो कई बार हमें ये जो मतलब कहना चाहिए ये साइकिल रहा है एक्चुअली। तो दैट्स अनदर थिंग ऑफ साइक्लिक नेचर। हाँ, वो कोल्ड पीरियड आता है, लेकिन जिस तरह हमने इंटरवेंशन कर रहे हैं वो जल्दी आएगा, मतलब एक्चुअली इसको जब तक हम उस ढंग से देखते हैं ना, जैसे क्या है कि मानव जीवन है, जीवन प्रमाणित होना चाहता है, समझदार होना चाहता है, जागृत होना चाहता है, और उसके लिए धरती पे 4 अवस्थाओं का होना जरूरी है, जिससे कि शरीर के माध्यम से ही वो समझदार जागृत होगा। तो शरीर को बनाए रखने के लिए धरती पे 4 अवस्थाओं की आवश्यकता है। वो 4 अवस्थाओं का संतुलन में रहना आवश्यक है, जिससे कि जीवन जागृत हो सके। अब मान लीजिए ये धरती बन गई और इस पे 4 अवस्थाएं हैं, तो अगर ये 4 अवस्थाएं बनी रहें तो जीवन जागृत हो सकता है, नहीं तो खत्म तो होगी, हो जाएगी धरती। लेकिन फिर धरती खत्म हो जाएगी, फिर धरती बनेगी, फिर 4 अवस्थाएं आएंगी, फिर जीवन जागृति के लिए लगेगा। तो एक ही अवसर है ना कि 4 अवस्थाएं हैं इस धरती पे। अगर ये 4 अवस्थाएं बनी रही तो इस धरती पे जो जीवन है वो जागृत तो हो ही सकते हैं ना, और चाहते ही हैं वो, हो सकते हैं मतलब कि चाहते ही हैं वो जीव जागृत होना। तो अगर हम बनाए रखते हैं तो जागृत हो जाएंगे, नहीं बनाए रखते हैं तो धरती खत्म हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। दूसरी धरती फिर बनेगी या बनी ही हुई है। तो इस ढंग से देखने से ही सारा का सारा बदल जाता है हमारा। हाँ बिल्कुल भैया, हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या रख के जा रहे हैं ना, मतलब ये भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन भी तो यही इसी धरती पर रहने वाली है ना, तो क्या दे रहे हैं हम उनको। हाँ वो भी ठीक है, मतलब आगे की जनरेशन रहे भी क्यों, ये भी तो कोई प्रश्न कर सकता है। क्या जरूरत है आगे की जनरेशन की? एक्चुअली हम ही तो आगे की जनरेशन बनेंगे ना, जो हमारा जीवन है। तो फिर तो बहुत ही वेट करना पड़ेगा अगर धरती खत्म हो गई। नहीं, कोई ये भी प्रश्न कर ही सकता है ना कि आगे की जनरेशन की जरूरत है क्या है, कौन सा काम ऐसा हम छोड़ दिए हैं जो आगे की जनरेशन करेगी। छोड़िए, जाने दीजिए, अब आगे की जनरेशन क्या है, धरती खत्म होने दीजिए, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो एक्चुअली जब तक ये वाला मामला, हाँ, तो जब तक मानव परंपरा समझ में नहीं आएगा, मानव जो है वो शरीर और जीवन है, जीवन का कोई अस्तित्व सहज प्रयोजन है, उस अस्तित्व सहज प्रयोजन को पाने के लिए शरीर एक आवश्यकता है, और शरीर को बने रहने के लिए धरती पे 4 अवस्थाएं होने से धरती पे संतुलन रहता है, निश्चित ताप दाप बना रहता है, तो वह जीवन इस शरीर को चला करके जागृत हो सकता है, अपने प्रयोजन को पा सकता है, और इसकी परंपरा बन जाती है, तो आने वाले समस्त मानव उस परंपरा में जागृत हो सकते हैं। ये अगर हमको स्पष्ट हुआ है तो आप सबके जितने प्रश्न आए हैं उसका उत्तर आसानी से हो जाएगा। अगर ये स्पष्ट नहीं हुआ है तो हर प्रश्न के अलग अलग उत्तर तो आएंगे ही ना, और प्रश्न भी अलग अलग निकलेंगे ही। बिल्कुल भैया। रजत भाई कुछ मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान पे पूछ रहे हैं। जी, उससे पहले मेरे दिमाग में अभी और एक प्रश्न आया कि जो जीवन परमाणु है जिसको हम बोल रहे थे कल भी कि वो कभी नष्ट नहीं होता, तो ऐसे केस में जहां पे कि धरती का विखंडन हो गया या धरती पर ये सब चीजें नहीं रही, तो उस समय जीवन परमाणु फिर कहाँ पर रहेगा या कहाँ पर होगा? वहीं पर रहेगा, अस्तित्व में तो रहेगा ही ना। धरती से तो, धरती पर तो होता नहीं है वो, उसको धरती के बेस तो चाहिए नहीं कि धरती पर ही रहेगा। अच्छा, तो ठीक है, तो वहीं रहेगा, या अगर वो आगे थोड़ा ज्यादा गति कर ले गया है तो फिर जो धरती और कहीं होगी, 4 अवस्था होगी, वहां अगर गति कर सकता है तो करेगा। जैसे आप जब कर्म दर्शन पढ़ेंगे ना, तो इसमें भूत आत्मा, देवात्मा, दिव्य आत्मा की बात होती है। तो देवात्मा दिव्य आत्मा तो मूव कर जाएंगे, लेकिन जो भूत आत्मा है वो फिर वहां जब धरती बनेगी तब चलाएंगे। वहां कोई समय का वो नहीं होता है ना, समय का दबाव नहीं होता है जीवन के साथ, क्योंकि वो अनुस्यूत क्रिया है, इसलिए उसके साथ समय का कोई दबाव नहीं है, निरंतर वाली क्रिया है। अच्छा, बाबा जी ने कभी इस बात पर चर्चा की कि धरती के साथ साथ किसी और सौर मंडल में भी जीवन है या हो सकता है, जहाँ पे कि हम
ये चर्चा ये मैंने ही उनसे प्रश्न किया था, मैं बैठ के उनका घर में पांव दबा रहा था, उसमें प्रश्न किया था जी कि आप चूंकि दिव्य मानव हैं, तो क्या आप और भी धरती देखे हैं जो कि हमारी धरती के जैसी हो? तो पहले मुस्कुराते थे, जल्दी बोलते नहीं थे, क्योंकि क्या है ना, ये सब रहस्य में लेके जाता, फिर अंदर से प्रश्न आएगा। जब बार बार हम लोग पूछे तो फिर बोलते हैं कि हाँ मैंने देखी है, और इससे उच्च विकसित धरती हमने देखी है। चाहे भौतिक विकास की बात हो, चाहे मानव के जागृत मानव परंपरा की बात हो, ऐसी जागृत मानव परंपरा वाली भी धरती मैंने देखी है। और बोले कि अभी बहुत सारा, जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया कि अभी आप लोग जो है, ये 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले जो उन्होंने कहा था कि अभी आप लोग जो है बिजली लाने के लिए अभी भी वायर का यूज करते हैं, कम से कम जो एसी करंट है। बोले हमने ऐसी भी धरती देखी है जहां पर कोई एसी करंट लाने के लिए भी तार की जरूरत नहीं होती है। जैसे बिजली के एंटीने से आपके घर में रेडियो सिग्नल आते हैं, वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी आती है। तो मतलब फिर उन्होंने कहा इससे होगा क्या, इससे आपको सूचना के रूप में तो मिल जाएगा, लेकिन फिर आप क्या करोगे, वो धरती ढूंढोगे? तो धरती को ढूंढो, वहां जाओ, या तो जो धरती इतना बढ़िया हरी भरी और 4 अवस्था युक्त मिली है, इस पे जागृत होने का प्रयास करो। ये वाला काम आसान है। जी जी कमिंग बैक टू मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र, तो जैसा हमने अभी समझ में आया है कि जो हमारे पास जो भी इसमें यंत्र हैं वो उस चेतना वाले को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर हमें इसमें प्रोग्रेस करनी है तो फिर हमें कैसे बढ़ना चाहिए इस तरफ? एक्चुअली समझ और गणना ये दोनों अलग चीजें हैं। अभी विज्ञान उन्हीं चीजों को मानता है जो इंद्रियों की सीमा में आते हैं या कैलकुलेशन में आते हैं। अब ये जो संचेतना है ये कैलकुलेशन में आता नहीं। भाई आप और हम भाई हैं, अब ये किस कैलकुलेशन में आएगा? वो तो हमारी फीलिंग है ना। फीलिंग को कैसे नापेंगे? फीलिंग को किस मशीन में देख पाएंगे? तो ये जो जीवन है ये पूरा का पूरा भाव है, भाव से भरा हुआ है। इसलिए अगर हम उसको साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो इंद्रिय की सीमा में या मशीन की सीमा में तो वो तो आ ही नहीं पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि साइंस तो डीएनए लेके बता दे कि तुम भाई हो, लेकिन आपस में भाई का भाव ना हो, एक दूसरे से झगड़ा ही चल रहा हो, साइंस चिल्लाती रहेगी कि तुम भाई हो और भाई वाली कोई बात नहीं है। रक्त संबंध को केवल बता पाएगा, भाव वाले संबंध को नहीं बता पाएगा। जैसे हम और विशाल जी, हम और रजत भाई का तो डीएनए मैच नहीं करेगा ना, लेकिन हम भाई हैं और हम भाई के भाव तो भाव के साथ है, ये पकड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा ही है। और वैसे भी देखें ना तो समझ को मशीन से नापा नहीं गया जा सकता है। समझ को डिजिट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। भले ही चाहे हमने आईक्यू टेस्ट वगैरह डिजाइन किए हुए हैं। और अच्छा उच्च आईक्यू वाला अच्छा जीता हो, ये तो नहीं हो पाता है ना। भैया आईक्यू भी जो है ना, हम लोगों ने पहले भी बात की है, आईक्यू भी सिर्फ जिसको हम कह रहे हैं तर्क शक्ति का, विश्लेषण शक्ति का जो है उसका आंकलन करता है। उस तर्क शक्ति को वो व्यक्ति लगाता कहाँ पर है ना? उसको सही जीने में लगा रहा है या स्मगलिंग में लगा रहा है ना? मतलब वो वाली वो जो है वो आईक्यू नापने से नहीं पता चलता। एक्चुअली तर्क जहां तृप्त होता है ना, वो समझ होती है। समझ की जो जगह होती है, तर्क तृप्त होता है, वो समझ होती है। अभी तर्क बना हुआ है इसका मतलब समझ नहीं है। तर्क तृप्त होता है तो समझ होती है, फिर समझाने के लिए तर्क लगता है। तो समझ नाम की जो वस्तु है, जो मैंने तर्क पूर्वक पाया है, उसको बताने के लिए फिर तर्क लगता है। तो उसको हम मतलब जो तर्क है उसको नापते तो हैं, लेकिन समझ नहीं नाप सकते। किसी को ज्यादा तर्क लग सकता है, जो EQ आ रहा है ये क्या चीज है? बिल्कुल जी। आजकल EQ भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, इमोशनल क्वोशेंट, तो ये क्या चीज है? मतलब अगर किसी को आइडिया है तो। हाँ, वो प्रश्न करते हैं ना बहुत सारे। देखिए सारे के सारे नापे जाते हैं क्वेश्चनायर से। तो हम लोग भी जो है कुछ स्टडी, जब यहाँ पर हैप्पीनेस करिकुलम का दिल्ली में कुछ डॉक्यूमेंट करने की बात आई, कुछ स्टडी की बात आई, तो यहाँ पर भी क्वेश्चनायर कुछ बनाए गए। तो उसमें ऐसे प्रश्न किए जाते हैं कि भाई मतलब आप विश्वास पूर्वक जिसके साथ जी पाते हैं,
उसके साथ आपको क्या लगता है, तो उसके 2-3 ऑप्शन रहते हैं। सम्मान पूर्वक जी पाए, ठीक है, दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, दूसरे का रिस्पेक्ट करने से ही हमको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, यस नो, ऐसे करके क्वेश्चन करके फिर उसका औसत निकालते हैं। औसत निकाल करके फिर क्वोशेंट निकालते हैं। तो एक्चुअली औसत पूरा का पूरा भ्रम है, ज्ञान का औसत नहीं होता। और भौतिक चीजों का, मान लीजिए कि एक कक्षा में 5 बच्चे हैं और हर बच्चे मतलब पांचों बच्चों की अलग अलग ऊंचाई है, किसी का 5 फीट है, किसी का 5.5 फीट है, किसी का 4.5 फीट है। अब बोला गया उन बच्चों के ऊंचाई का औसत निकालो। अब जो ऊंचाई का औसत आएगा वो 5 फुट 2 इंच आएगा। अब पता चलेगा 5 फुट 2 इंच का कोई बच्चा उस क्लास में नहीं है, तो जो औसत आया उस क्लास का है ही नहीं हो। तो ये भौतिक चीजों में भी हम देखेंगे तो औसत जो है वो पूरा का पूरा एक मतलब वास्तविकता नहीं होता है। वैसे ही जो ये क्वोशेंट निकालते हैं, ये भी औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। सारा का सारा जो सांख्यिकीय गणना होती है शोध में, रिसर्च में, उसमें मीन ही निकाला जाता है। तो मीन जो होता है वास्तविकता होता ही नहीं है। तो ये तो खैर गणना की बात हो गई। तो इमोशनल क्वोशेंट में यही निकालते हैं कि प्रश्न क्वेश्चनायर करते हैं, उसका मीन निकालते हैं और फिर बता देते हैं कि इतने बच्चों पे अध्ययन किया गया, उसमें से इतने बच्चों का इतना आया, इतने बच्चों का इतना आया, उसका फार्मूला बना देते हैं। ठीक ये है। जो एजुकेशन व्यवस्था है हमारी, इसके बारे में मतलब ये हमारा बाबा जी का क्या सोच था? जैसे कि अभी एग्जाम होता है, फिर एग्जाम में फर्स्ट आते हैं, लास्ट आते हैं, सेकंड, थर्ड, इसके बेसिस पे आगे जाते हैं, कंपटीशन होता है। तो नहीं, कंपटीशन को तो उन्होंने कभी मतलब पूरा का पूरा मध्यस्थ दर्शन या मध्यस्थ दर्शन की बात करने वाले लोग कंपटीशन को कभी भी अच्छा नहीं माने हैं। इसीलिए बोला प्रतिस्पर्धा से ज्यादा आप समझेंगे या जो बोलते हैं कि सहयोग से ज्यादा समझेंगे, सहभागिता से ज्यादा समझेंगे, तो ज्यादा अच्छा माहौल किसका होता है? प्रतिस्पर्धात्मक। मतलब आप में से आप सभी जो इस सभा में हैं, हम सभी जो इस सभा में हैं, कितने लोग हैं? हम सभी इसमें हैं 15 लोग। तो हम 15 लोगों में से किसको प्रतिस्पर्धा स्वीकार है और किसको सहभागिता स्वीकार है? तो हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा मूलतः मानव को स्वीकार ही नहीं होता, क्योंकि मानव निश्चितता चाहता है ना। प्रतिस्पर्धा में हमेशा अनिश्चितता रहती है और मानव की जन्म से ही प्यास निश्चितता की है। बहुत सारे जो सुविधा संग्रह, ये वो, पैसा जुटा लेना, मकान कर लेना, गाड़ी कर लेना, सारा कुछ किस लिए कर रहा है? निश्चितता के लिए। और प्रतिस्पर्धा में हमेशा अनिश्चितता है, तो हम अनिश्चितता वाले में जाना नहीं चाहते। तो इसलिए सहभागिता ही एक अच्छा, कॉम्पिटिटिव लर्निंग की जगह कोऑपरेटिव लर्निंग, ये लोग हम लोग दिल्ली के शिक्षा में लिखे भी हैं, जो डॉक्यूमेंट है उसमें। ओके ओके, ठीक, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर कंपटीशन नहीं है और मतलब बहुत आम सी बात है कि हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं और पात्र ज्यादा हैं, तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? ये तो केवल नौकरी देने के लिए उपयोग में आता है ना। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपटीशन की कोई ऐसी जरूरत है नहीं। केवल नौकरी देने के लिए ही होता है कि पद कम है, आवेदक ज्यादा है, तो कैसे फिल्टर किया जाए। तो केवल इसमें नौकरी में ही एक दो चीजें जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये काफी एक बुनियादी सा सवाल रहता है जो रजत भाई पूछ रहे हैं, और काफी लंबे समय तक अटकाव जो है ना इस पे रहता है कि भैया ये कंपटीशन के बिना समाज चलेगा कैसे। तो मतलब हमारी भी अब बच्चे बड़े हैं, थोड़ा उनके साथ में भी घर में बातचीत होती रहती है। तो दो छोटे छोटे मुद्दे ना रजत भाई आपके साथ भी और बाकी साथियों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने अपने घर में बात की। जी भैया। तो क्या रहता है कि भैया जब कुछ लोग जिएंगे, वो बेशक पूरे समाज की बात कर लें या हम परिवार की बात कर लें, तो उनमें ना स्किल्स के लेवल पे डिफरेंस रहेगा। अभी वो स्किल्स के लेवल पे जो डिफरेंस रहेगा उसको पहचानना भी जरूरी है व्यवस्था के लिए। मैं उदाहरण देके बताता हूँ कि हमारे घर में 4 लोग गाड़ी चलाते हैं, मैं चलाता हूँ, मेरी वाइफ चलाती है और दोनों बच्चे भी चलाते हैं। लेकिन ऐसा सबको स्वीकार है कि मैं सबसे अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। मैं मतलब मैं संजीव चोपड़ा। तो
कभी भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है दूसरे शहर से, तो उसको बस अड्डे से या रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से लेने जाना होता है। रात को कई बारी लोग आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये ऐसा मान ही लिया जाता है कि संजीव उनको लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि रात को चलानी है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में चलानी है, तो ये अच्छी गाड़ी चलाते हैं, भैया आप लेके आना। अब इसमें कोई कंपटीशन आया क्या रजत भाई? नहीं, अभी तक तो श्रेष्ठता की पहचान। एग्जैक्टली। तो हम ना ये देख पाए कि कोई आदमी कोई काम बेहतर करेगा, कोई दूसरा आदमी कोई दूसरा काम बेहतर करेगा। उस बेहतर करने वाले स्किल को व्यवस्था के लिए यूज करना है। उसके आधार पर फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी कि मैं गाड़ी अच्छी चलाता हूं तो अब मेरे को 2 रोटी फालतू दो, या या जिसे कहते हैं कि मेरे कमरे में एसी लगेगा, बाकियों के कमरे में एसी नहीं लगेगा। जब हम व्यवस्था में जीते हैं तो ये वाला भाव भी नहीं आता है। इस चीज को पहचानने की जरूरत है। जी भैया। ठीक, ऐसा लग रहा है ना। तो जब हम परिवार में एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं, तो स्किल्स के कम ज्यादा होने से जिसके पास में जो स्किल है उसको व्यवस्था के अर्थ में उसका स्किल्स का आंकलन करना जरूरी है। ये पता होना चाहिए कि कौन गाड़ी अच्छी चलाता है, ताकि जब गाड़ी चलाने की जरूरत पड़े तो उस आदमी को यूज किया जा सके। कौन खाना अच्छा बनाता है, ताकि जब खाना अच्छा बनाने की जरूरत पड़े, ज्यादा लोग आ जाते हैं, 10 लोग आ जाते हैं घर में, बेटी भी खाना बना लेती है, लेकिन अब 10 लोग आ जाएंगे तो मेरी पत्नी बनाएंगी खाना, ये भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। तो 10 लोगों का खाना जो है अभी बेटियों को बनाने की उनकी सामर्थ्य नहीं बनी है। लेकिन इसके आधार पर फैसिलिटीज ज्यादा कम हो जाती हैं। अभी हमारे समाज में क्या हो रहा है, इसके आधार पर सैलरी ज्यादा, इसके आधार पर है ना, ये वाली चीजें जो है वो बन रही हैं। तो इसको एक बार अपनी कल्पनाशीलता में लाने की जरूरत है कि स्किल्स का आंकलन करने की आवश्यकता तो है, लेकिन उस आंकलन के बाद करना क्या है ना। तो हम परिवार में क्या करते हैं और बाहर क्या करते हैं, एक तो ये वाला उदाहरण हो गया। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि भैया जब रिसोर्सेज कम होंगे और डिमांड ज्यादा होगी तो क्या किया जाएगा, तो इस चीज को अनुमान लगाया जाए कि भाई कभी घर में खाना कम हो जाए तो क्या छीना झपटी शुरू हो जाएगी घर में, या कम हो जाएगा तो कम के साथ ही रह लेंगे सब लोग कम कम कर लेंगे प्रोरेटा बेसिस पे, क्या करेंगे घर में, कम कम कर लेंगे, एग्जैक्टली है ना। तो ये देख पाए हम लोग के व्यवस्था में जीते हैं तो कैसे जीते हैं। तो ये समाज में ये अव्यवस्थाओं को हम पहचान पाए कि रिसोर्स कम होता है तो छीना झपटी शुरू हो जाती है, यही अव्यवस्था है जिसको हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। भैया इसी चीज को जो है ना वो अपने कल्पनाशीलता में लाने की जरूरत है कि परिवार में भी कुछ लोग साथ में रहते हैं, वहां पर हम कैसा व्यवहार करते हैं, समाज में भी कुछ लोग रहते हैं, वहां पर कैसा रहता है। तो अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो मेरे को सहज रूप में कौन सा वाला स्वीकार है उसको व्यवस्था कह सकते हैं, और जो स्वीकार ही नहीं है फिर देखा जाए कि उसको ओवरकम कैसे किया जाए। ये 2 उदाहरण मेरे को लगे, हम लोगों ने रिसेंटली बच्चों के साथ में बातचीत करते हुए आए थे चर्चा में, तो आपने रेज किया तो लगा आपसे शेयर कर। धन्यवाद, धन्यवाद जी। ये तो बहुत बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि शायद ज्यादा कन्फ्लिक्ट होते भी इसी वजह से हैं, जहाँ आप हमेशा जो आई थिंक कंपैरेटिव या रिलेटिव की बात होता है, मोस्टली कंपैरेटिवली ही देखा जाता है और उसी से काफी कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये देखा जाए कि हम ना यहाँ पर देखिए बार बार यूनिवर्सैलिटी की बात करते हैं, है ना, सार्वभौम की बात करते हैं, तो नियम सार्वभौम होता है। तो मुझे जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो क्या किया जाए, उसके लिए छीना झपटी भी कर सकते हैं, या कम रिसोर्सेज हैं तो जब तक रिसोर्सेज नॉर्मलाइज नहीं होते तब तक सब लोग कम से गुजारा कर लें। व्यवस्था के रूप में अपने में क्या स्वीकार होता है ना, इससे हम व्यवस्था और अव्यवस्था को डिस्टिंक्शन कर पाएंगे थोड़ा सा। अभी तो हमारे मतलब काफी इतनी हम बारीकी तक कई बार जो है हमने ध्यान से सोचा भी नहीं रहता है, तो कम से कम इनको डिस्टिंक्शन कर पाए इनका आपस में, तो फिर जो है वो उसकी क्लियरिटी बनेगी, फिर हम अव्यवस्था को पहचान पाएंगे, तो फिर करना क्या है, फिर उसकी तरफ हमारी कल्पनाशीलता लगे।
भैया एक प्रश्न आया हुआ है ग्रुप में, हाँ जी, चैट में। कहाँ पे? चैट में भैया, भैया क्या ये नहीं कह सकते कि रिसोर्सेज कम है कि नहीं? निविता दीदी पूछ रही। प्रश्न पूछ निविता लीजिए ऐसे। निविता जुड़ी है क्या? नहीं, ये निविता की मदर इन लॉ है। मेरा फोन ऑफ हो गया तो निविता का मैंने यूज किया। अच्छा 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 अच्छा, सीमा जी बताइए। नमस्ते। सर जी भैया और श्रवण जी, कि अगर हम जैसे अपनी आवश्यकताओं को देखें तो ये भी एक भ्रम है कि रिसोर्सेज कम है। अगर सिंपलिसिटी या उस तरह से एक बेसिक चीजें देखी जाए तो रिसोर्स कम है ही नहीं। वहां तक भी पहुंचा जाए या अभी व्यवस्था कोई समझाने की बात? नहीं नहीं दीदी, वो ठीक है, रिसोर्सेज ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस कम नहीं है, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से ऐसा हो सकता है। जैसे आजकल कुछ लॉकडाउन हो गया, सपोज कीजिए लॉजिस्टिक्स थोड़े से ब्रेक डाउन हो जाए, चीजें नहीं आ पा रही हैं शहरों में, अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि महामारी और गंभीर हो जाए और कुछ दिन तक चीजें नहीं मिलेंगी, तो हो सकता है कि घरों में कुछ कुछ समय 5-7 दिन ऐसा लगे कि कम चीजें आएंगी। तो उस समय हम घरों में कैसे जिएंगे? छीना झपटी शुरू हो जाएगी, या फिर वो जो होगा उतने में सब मिलजुल के गुजारा कर लेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद भैया। है ना? तो उस तरीके से बस अपने अपने को मुझे लगता है कि ये सारे ना अभ्यास के मुद्दे हैं। इनकी ये हमारी कल्पनाशीलता जो है, ये इस तरफ हम जब जितना दौड़ाते हैं तो ये हमारे अंदर ना न्याय धर्म सत्य वाला जो कंटेंट है वो क्लियर होता है। मतलब हमारे काफी और प्रश्न रहते हैं कि भैया ये न्याय धर्म सत्य की क्लैरिटी कैसे आएगी। तो हम हमारा ही आचरण, हमारा ही रिस्पॉन्स, हमारे ही अंदर की थिंकिंग अलग अलग परिस्थितियों में जब अलग अलग होती है, तो ये देख पाना अपने अंदर कि अब मुझे इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, उसके बारे में अपनी 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 कल्पनाशीलता लगाना, वो स्पष्टता बनाना, ये जो है ये अपने में एक बड़ा काम है करने वाला। यही जागृतिशीलता है, यही जागृति की ओर यात्रा है, यही समाधान की ओर यात्रा है। मतलब ये शब्द हम बार बार यूज करते हैं, मेरे को लगता है ये स्पष्टताएं हमें रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से ही और रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में आसपास क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके ही निकल कर आएंगे। बाकी ये चर्चाएं हमारी जो है, अध्ययन जो है, ये भी चलता रहेगा, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। थैंक यू। और बताइए। समय तो हो गया है। समय हो गया है, मुझे लग रहा है कि ये मान ले कि ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें मेरे को एक सेंटेंस बड़ा बड़ा पावरफुल लगता है, मुझे लग रहा था बस उसको देख लिए जाए कि बाबा जी ने पूरे इसके एंड में कहा है, इन सूचनाओं के आधार पर कितने भी सकारात्मक उद्देश्य से प्रश्न हो सकते हैं, उन सब का उत्तर मेरे पास सुरक्षित है, जो चाहे वे इसे पा सकते हैं। ये मुझे काफी पावरफुल लगता है, और बाबा जी ने काफी संवादों में ऐसा कहा भी है कि मेरे से सिर्फ तर्क कुतर्क करना हो तो अलग बात है, लेकिन समझने की इच्छा से कुछ भी प्रश्न आएगा तो मैं क्लेम करता हूं कि मेरे पास में सारे आंसर्स हैं। और काफी लोगों ने काफी प्रश्न किए भी हैं, उनके संकलन जो है प्रश्न उत्तर की फॉर्म में संवादों में अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, और ये PDF बुक्स में भी अवेलेबल है। तो और अभी शरीर रूप में भले ही नहीं है, लेकिन जो दर्शनवाद शास्त्र है इसके रूप में उत्तर हैं। बिल्कुल, तो हम सभी इसका अध्ययन करके उत्तर पा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये वाला हम इसको आज मेरे को लग रहा है कि ऐसा मान लें कंप्लीट हो गया। अगली बार हम ये अध्ययन बिंदु जो है सैटरडे से शुरू करेंगे। तो इसको भी अगर आप लोग देख पाए शुरू के 4-5 पेज, तो अगले सैटरडे संडे को करेंगे। कुछ यहाँ की बातें रह गई होंगी, वहां से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले सैटरडे को। जी नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। धन्यवाद धन्यवाद सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। जी भैया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते सभी को।